गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपनी अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में अच्छा कर रहे होंगे। इसी एक्सपेक्टेशन के साथ मैं आगे बढ़ रहा हूँ और आज के लेक्चर में हम लोग लैब पोर्शन कवर करेंगे एसटीपी के बारे में। एसटीपी के बारे में अपने लास्ट लेक्चर में ऑलरेडी हम लोग ढेर सारी फंडामेंटल्स के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। हम लोगों ने ढेर सारी इन्फॉर्मेशन आपस में शेयर की। एसटीपी बेसिकली होता क्या है, एसटीपी की हमें रिक्वायरमेंट क्यों आई, और एसटीपी में पीबीएसटीपी को हमने देखा। एसटीपी के अंदर रूट ब्रिज का सिलेक्शन, बीपीडीयू पैकेट एक्सचेंज, इन ढेर सारी बातों टॉपिक्स के बारे में हम लोगों ने डिटेल से नॉलेज शेयर किया और आज हम उसी का लैब पोर्शन करके देखेंगे। तो ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा आप लोगों के लिए। इसको बड़े ध्यान से समझिएगा, एक एक पॉइंट्स को जो हम लोगों ने अपने फंडामेंटल में डिस्कस किया था कि एसटीपी बेसिकली है क्या। सिस्को के डिवाइसेस में पीबीएसटी जो सिस्को का एसटीपी का ही एक वर्जन है या एक टाइप है जो सिस्को डिवाइसेस के अंदर डिफॉल्ट में इनेबल रहता है, जिसको पीबीएसटी बोलते हैं, पर वीलैन स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल। इसके बारे में हम लोगों ने जो भी फंडामेंटल बातें की थी, उन सभी पॉइंट्स को आज हम लोग प्रैक्टिकली प्रूफ करके देखेंगे और देखेंगे कि कैसे स्पैनिंग ट्री हमारे नेटवर्क में काम करता है। तो चलिए, इसको स्टार्ट करने से पहले हम लोगों सबसे पहले मैं टॉपिक्स बता देना चाहूंगा कि आज जो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने इसके फंडामेंटल्स के टॉपिक कवर किए थे, उनमें से एक्चुअली जो कंडीशंस जनरेट हुई थी एसटीपी के अंदर, उन कंडीशंस को आज हम लोग लैब में प्रैक्टिकली प्रूफ करके देखेंगे। तो हमारा टाइम बाय ना हो, इसके लिए मैं टॉपिक्स को पहले ही पेंट के अंदर टाइप करके रखा हूं। तो सबसे पहले देखते हैं कि किन किन कंडीशंस को आज हम लोग अपने लैब में प्रूव करके देखेंगे। सबसे पहले हम लोगों ने देखा था कि जब एसटीपी प्रोटोकॉल डिफॉल्ट में इनेबल होता है और पीयर टू पीयर कनेक्शन आपके टोपोलॉजी के अंदर बनता है, दो स्विचेज जब आपस में डायरेक्टली किसी केबल के थ्रू या किसी वायरलेस मीडियम के थ्रू या मीडियम के थ्रू, अभी यहाँ पे हम मीडियम की बात करेंगे, वायरलेस मीडियम को नहीं बोलेंगे, ठीक है, बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो किसी वायर्ड मीडियम के थ्रू एक दूसरे से डायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं तो एक पीयर टू पीयर कनेक्शन बनता है। पीयर टू पीयर जब कनेक्शन बनता है तो कनेक्शन स्टेबल होते ही सभी स्विचेज अपने आप को रूट ब्रिज कंसीडर करके चलते हैं और वो आपस में बीपीडीयू का पैकेट एक्सचेंज करते हैं। जब बीपीडीयू का पैकेट एक दूसरे से एक्सचेंज करते हैं तो उसमें ढेर सारी बीपीडीयू के अंदर इंफॉर्मेशन एक दूसरे को शेयर करते हैं। तो वो इन्फॉर्मेशन क्या थी? सबसे पहले इन्फॉर्मेशन थी रूट ब्रिज आईडी। रूट ब्रिज आईडी के अंदर प्रायोरिटी होता है और मैक एड्रेस होता है किसका? रूट स्विच का। वो स्विच जो आपके टोपोलॉजी में रूट ब्रिज बन चुका होता है, उसका यहाँ पे मैक एड्रेस आता है। इसको हम लोग प्रैक्टिकली अभी चेक करेंगे कि रियल में ऐसा होता है कि नहीं होता रूट ब्रिज के अंदर। देन फिर सेंडर ब्रिज आईडी। सेंडर ब्रिज आईडी इसी को डेजिग्नेटेड ब्रिज आईडी भी बोलते हैं। इसके अंदर भी प्रियोरिटी और बेस मैक एड्रेस ऑफ स्विच, जिस स्विच के अंदर आप बैठे हैं। सपोज आप स्विच ए के अंदर, यहाँ पे आप स्विच ए है, इसके अंदर आप लॉगिन होते हैं और यहाँ पे आप चेक करते हैं शो स्पैनिंग ट्री, एक कमांड होती है, इसको भी हम लोग आगे चेक करेंगे। तो जैसे ही आप यहाँ पे स्पैनिंग ट्री की कमांड चलाएंगे तो इसके अंदर जो रूट ब्रिज की इंफॉर्मेशन आएगी, रूट ब्रिज में जो प्रियोरिटी दिखाएगा, और डिफॉल्ट में प्रियोरिटी क्या होती है? 32768। सिस्को ने पहले ही डिसाइड कर दिया है कि डिफॉल्ट में प्रियोरिटी की जो वैल्यू है 32768 होती है। तो उसके साथ जो मैक एड्रेस आएगा यहाँ पे रूट ब्रिज के अंदर, ये जो मैक एड्रेस आएगा आपके नेटवर्क टोपोलॉजी में, सपोज ऐसा एक नेटवर्क टोपोलॉजी बना हुआ है और एक कनेक्शन आपस में ऐसे स्टेबल होकर रखे हैं, तो ये जो टोपोलॉजी आपकी यहाँ पे स्टेबल होगी, इस टोपोलॉजी के अंदर जो आपका रूट ब्रिज बन चुका होगा, सपोज स्विच 1, स्विच 2, स्विच 3 है, तो इनमें से जो स्विच आपका रूट ब्रिज बन चुका होगा, उस स्विच का मैक एड्रेस यहाँ पे दिखेगा और यहाँ पे उस स्विच का मैक एड्रेस दिखेगा जिसके ऊपर आप लॉगिन है। सपोज आप स्विच ए के ऊपर, इसके ऊपर आप लॉगिन है, ठीक है, ये स्विच आपका S1 हो गया, इसके अंदर आप लॉगिन है और जो रूट ब्रिज बना है वो ये बन चुका है, ये स्विच रूट ब्रिज बन चुका है। तो इसके अंदर जब आप रूट ब्रिज की इंफॉर्मेशन चेक करेंगे, रूट ब्रिज आईडी की इंफॉर्मेशन जो आपको यहाँ पे दिखेगी, वहां पे जो मैक एड्रेस दिखेगा वो इस स्विच का मैक एड्रेस दिखेगा। और सेंडर ब्रिज आईडी की इंफॉर्मेशन जब यहीं पे आप चेक कर रहे होंगे स्विच S1 के अंदर, तो यहाँ पे जो मैक एड्रेस आएगा वो इसी स्विच का मैक एड्रेस आएगा। बेसिकली मैं ये बताना चाह रहा था। आगे बात करते हैं रूट पाथ कॉस्ट। रूट पाथ कॉस्ट के बारे में हम लोग डिटेल से बात कर चुके हैं कि जितने कैपेसिटी का लिंक आपके टोपोलॉजी के अंदर यूज हो रहा होगा, उस हिसाब से रूट की पाथ ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो जाएगी। बाय द वे, इस रूट की जो कॉस्ट है, इसको हम लोग अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से या टोपोलॉजी में जो भी रिक्वायरमेंट आएगी उसके हिसाब से इसको चेंज करके हम लोग
कॉन्फ़िगरेशन भी कर सकते हैं, बट वो सीसीएनए का पार्ट नहीं है। जब सीसीएनपी के लेवल की चीज़ें हैं, जब हम लोग सीसीएनपी के टॉपिक्स डिस्कस करेंगे इन फ्यूचर, तो फिर उसके बारे में देखेंगे। देन सेंडर पोर्ट आईडी, सेंडर पोर्ट आईडी क्या होता है? यहाँ पे हम लोगों ने बोला कि सेंडर पोर्ट आईडी को सिस्को ने उसका एक नंबर डिफ़ॉल्ट में सेट कर दिया है कि 128 बिट, वो सॉरी 128, ये एक एक वैल्यू है, हेक्साडेसिमल वैल्यू है, या हेक्साडेसिमल नहीं बोलना चाहिए, बेसिकली ये एक वैल्यू है, एक नंबर है। तो ये एक नंबर है जिसके साथ आपको पोर्ट नंबर यहाँ पे दिखेंगे, स्विच के पोर्ट नंबर यहाँ पे आपको दिखाई देंगे। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि जैसे बीपीडीयू पैकेट एक दूसरे से एक्सचेंज होते हैं, तो रूट ब्रिज का सिलेक्शन करने के लिए स्विच के जो पोर्ट्स होते हैं वो इतने स्टेट से होके गुजरते हैं: ब्लॉकिंग, लिसनिंग, लर्निंग, फॉरवर्डिंग, डिसेबल्ड। देन जब ये पूरी प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है, स्विच के पोर्ट की स्टेट कंप्लीट हो जाती है, तो जो स्विच के पोर्ट्स होते हैं उनको रोल डिफाइन होता है। ये प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद स्विच के जो पोर्ट होते हैं उनको एक स्टेट मिल जाती है कि वो फॉरवर्डिंग स्टेट में रहेगा या अल्टरनेट ब्लॉकिंग स्टेट में रहेगा, ठीक है, या डेजिग्नेटेड स्टेट में रहेगा, ठीक है। तो ये सॉरी, ये इनके रोल हो गए। जो स्विच पोर्ट रोल है वो रूट पोर्ट, डेजिग्नेटेड पोर्ट और अल्टरनेट ब्लॉक पोर्ट, ये इसके हो गए इस किसी भी स्विच के रोल, और ये हो गए उसके पोर्ट की स्टेटस। स्टेटस और रोल के बारे में लास्ट टॉपिक में हम लोगों ने अच्छे से डिस्कस किया हुआ है। आई होप आप लोग दोनों भी डिफरेंशिएट कर पा रहे होंगे। इसको जब प्रैक्टिकली देखेंगे, ये ऐसी चीजें हैं जिनको आपको दिमाग में याद नहीं रखना है। जैसे ही आप स्पैनिंग ट्री के अंदर आएंगे और वहां पे चेक करेंगे तो एक एक डिटेल आपको प्रॉपरली शो होगी, तो आपका सारा जो डाउट थोड़ा बहुत यहाँ पे बचा होगा वो क्लियर हो जाएगा। इसके बाद हम लोगों ने एसटीपी के अंदर नेक्स्ट टॉपिक पढ़ा था पीवीएसटी, पर विलेन स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल। तो इसकी कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। पहली प्रॉपर्टी है सिस्को का ये एक प्रोप्रिएटरी प्रोटोकॉल है। मींस ये जो प्रोटोकॉल है खाली सिस्को डिवाइसेस के अंदर ही देखने को मिलेगा, सिस्को ब्रांड के अंदर ही मिलेगा, नॉन सिस्को डिवाइसेस के अंदर ये प्रोटोकॉल नहीं मिलेगा। उसके बाद सेकंड ऑप्शन है अलाउ मल्टीपल रूट ब्रिज। ये एक ऐसा प्रोटोकॉल है जो एक ही नेटवर्क टोपोलॉजी के अंदर मल्टीपल रूट ब्रिज बनाने के लिए हमें अलाउ करता है। आप एक VLAN, सपोज VLAN 10 के लिए एक रूट ब्रिज, VLAN 20 के लिए दूसरा रूट ब्रिज, VLAN 30 के लिए तीसरा रूट ब्रिज, आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से अपने नेटवर्क टोपोलॉजी में रूट ब्रिज क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो सी नंबर का इसका फीचर है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है, जिसकी बात कर रहे हैं हम, रिडंडेंसी और लोड बैलेंसिंग। रिडंडेंसी और लोड बैलेंसिंग के बारे में भी हम लोग अच्छे से बात कर चुके हैं कि सपोज आपके दो स्विच आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, ये ऐसे स्विच हो गए, यहाँ पे दो लिंक्स हो गई, एक लिंक ये हो गई और एक लिंक ये हो गई। तो यहाँ पे बेसिकली मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जब आप ऐसा देखते होंगे, आपके ये दोनों लिंक हैं और दोनों स्विचेस आपस में डायरेक्टली पीयर टू पीयर कनेक्टेड हैं, तो कभी भी आपका सपोज यहाँ से VLAN 10 और 20 बना हुआ है, तो ये VLAN 10 और 20 या तो इस वाले लिंक से जा रहे होंगे या तो इस वाले लिंक से जा रहे होंगे। कभी एक लिंक मेरा ब्रेक होता है तो दोनों का ट्रैफिक ऑटोमेटिक दूसरे लिंक में शिफ्ट होके जाने लगेगा। एक सिनेरियो ये बन सकता है। दूसरा सिनेरियो, तो इस सिनेरियो को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं रिडंडेंसी। मेरा सारा ट्रैफिक एक लिंक से जा रहा है, जैसे वो मेरा लिंक डिस्कनेक्ट हुआ या उस लिंक में कोई फॉल्ट आया, ठीक है, तो मेरा सारा इस लिंक का ट्रैफिक ऑटोमेटिक शिफ्ट हो जाए इस लिंक के ऊपर, हमें उसके लिए कोई कॉन्फ़िगरेशन करना ना पड़े। दैट वन इज रिडंडेंसी। और लोड बैलेंसिंग क्या कहलाती है? जब यहाँ पे VLAN 10 और 20 दो VLAN बने हुए हैं, तो उनमें से VLAN 10 पहले लिंक से जा रहा हो और VLAN 2 आपका दूसरे 20 दूसरे लिंक से जा रहा हो। कभी भी इन दोनों में से किसी एक लिंक के ऊपर प्रॉब्लम आए तो दोनों VLAN का ट्रैफिक किसी एक लिंक के ऊपर शिफ्ट हो जाए, दैट वन इज लोड बैलेंसिंग। तो इसको बोलते हैं कि लोड का बैलेंस हो रहा है। मींस यहाँ से यदि 1 और 2 का लोड चला तो 1 इससे निकल गया, 2 इससे निकल गया। कभी किसी एक लिंक में प्रॉब्लम आया तो 1 और 2 दोनों बिट किसी एक या दोनों वैल्यू किसी एक लिंक से पास हो जाए मेरी, ठीक है। इसके बाद इसका IEEE स्टैंडर्ड 802.1d का स्टैंडर्ड यूज होता है इसके अंदर। हम लोगों ने एक नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन और पढ़ी थी कि यहाँ पे VLAN की इन्फॉर्मेशन ई नंबर पे आएंगे तो देखेंगे कि VLAN की इन्फॉर्मेशन BPDU के अंदर ऐड होके जाती है। तो हम लोगों ने देखा था कि ब्रिज आईडी, जो हमारा रूट ब्रिज आईडी है, उसके अंदर प्रियोरिटी प्लस मैक एड्रेस की हम बात करें तो जो VLAN की इन्फॉर्मेशन होती है वो प्रियोरिटी के अंदर होती है। प्रियोरिटी के में यदि 16 बिट की प्रियोरिटी होती है तो 4 बाइट यूज कर लेता है ये आपके
प्रियोरिटी के लिए, और 12 बिट, बाइट नहीं बोलना चाहिए, बिट बोलना चाहिए, क्योंकि 2 बिट का ही तो 2 बाइट का तो होता है टोटल प्रियोरिटी। तो 2 बाइट इक्वल टू 16 बिट, तो उसमें से 4 बिट जो होते हैं वो आपके प्रियोरिटी नंबर के लिए हो जाते हैं, और 12 बिट जो होते हैं वो आपके वीलैन इंफॉर्मेशन के लिए हो जाते हैं। फिर हम लोगों ने एक चीज और पढ़ी थी कि जब हम मल्टीपल रूट ब्रिज क्रिएट करेंगे, क्योंकि डिफॉल्ट में तो पूरे नेटवर्क टोपोलॉजी के अंदर एक ही रूट ब्रिज हमें बन के मिलेगा, बट जब हम अलग अलग रूट ब्रिज क्रिएट करेंगे तो हमें जो प्रियोरिटी की वैल्यू है उसको चेंज करना पड़ेगा। और प्रियोरिटी की वैल्यू को हम चेंज कैसे कर सकते हैं? सपोज हम जब वैल्यू की एंट्री करेंगे तो सबसे मिनिमम वैल्यू 0, फिर उसके बाद 4096, फिर 4096 मल्टीप्लाई बाई 1 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3, मीन्स जब भी वैल्यू को हम एंटर करेंगे तो 4096 के मल्टीप्लाई में करेंगे, और वो मल्टीप्लाई कहाँ से कहाँ तक कर सकते हैं? 0 से लेके 15 तक। ठीक है, तो ये कहाँ पे हम इसका लैब में कहाँ पे हम देखेंगे? जब इनडायरेक्ट टोपोलॉजी चेंज होगा वहां पे। उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि इसका जो कन्वर्जन टाइम है, पीवीएसटी का जो कन्वर्जन टाइम है ऑलमोस्ट 50 सेकंड हो जाता है। तो 50 सेकंड काफी ज्यादा कन्वर्जन टाइम है। उस कन्वर्जन टाइम से बचने के लिए, फास्ट कन्वर्जन करने के लिए, ताकि हमारे जो सेशंस बने हुए हैं वो जल्दी रिस्टोर हो सके मेरे टोपोलॉजी के अंदर, तो हम लोगों ने आरएसटीपी का यूज किया था। और आरएसटीपी के अंदर कन्वर्जन काफी फास्ट होता है। इसको प्रैक्टिकली प्रूव करके देखेंगे, जो 5 to 10 सेकंड के अंदर आपका कन्वर्जन कंप्लीट करके दे देता है। तो ठीक है गाइस, चलिए हम लोग चलते हैं अपने लैब की तरफ, जहाँ पे एक बड़ी सी टोपोलॉजी हम लोग क्रिएट करते हैं, और जो रियल इंडस्ट्री में कैसे आप एसटीपी को चेक करते हैं अपने नेटवर्क के अंदर, कैसे पता चलता है कि आपका एसटीपी कैसे कैसे काम कर रहा है, इन सारी बातों को क्लियर करेंगे। तो आज हम जो पढ़ेंगे वो पीवीएसटी का लैब देखेंगे, क्योंकि एसटीपी के अंदर हम जो यूज कर रहे हैं डिवाइसेस, और सिस्को की डिवाइसेस यूज कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि एसटीपी का जो टाइप है पीवीएसटी, इसके जितने ये पॉइंट्स यहाँ पे दिए हुए हैं, और ये सारे पॉइंट्स 1 2 3 4 5, ये सारे पॉइंट्स को हम लोग क्लियर करेंगे। तो इसके लिए एक बेहतरीन सी लैब बनाते हैं, जहाँ पे मैंने रियल इंडस्ट्री के कॉन्सेप्ट्स लिए हैं, और रियल इंडस्ट्री के कॉन्सेप्ट के हिसाब से हम लोग डिस्कस करेंगे और देखेंगे कैसे एसटीपी वर्क, पीवीएसटी वर्क करता है। तो वापस से मैं यहाँ पे बताऊं कि एक प्रॉपर नेटवर्क डिजाइन मैं यहाँ पे रेडी कर लिया हूँ। ऑलमोस्ट इस नेटवर्क को डिजाइन करने में मेरा 5-10 मिनट का टाइम पूरा बाय होगा। तो उस टाइमिंग को कम करने के लिए मैं ऑलरेडी एक नेटवर्क टोपोलॉजी क्रिएट करके रखा हूँ। आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, इसमें कुछ है नहीं। सबसे पहले मैं डिवाइसेस के अंदर गया, और यहाँ पे मैंने ये नेटवर्क डिवाइसेस में गया, और यहाँ पे स्विचेस के ऊपर क्लिक किया। तो 3650 सीरीज का एक यहाँ पे L3 स्विच लिया। इसके बाद ये 4 L2 स्विच लिए। चारों L2 स्विच और L3 स्विच के बीच में हमने क्रॉस केबल के थ्रू, स्ट्रेट केबल के थ्रू एक कनेक्शन स्टेबल कर दिया, यह सारे स्विचेस के बीच में। देन सभी स्विचेस से मैं 2-2 लैपटॉप और 2-2 डेस्कटॉप का कनेक्शन मैंने कर दिया। अब इन लैपटॉप और डेस्कटॉप का कनेक्शन जो इन स्विचेस से है, इनके पोर्ट नंबर थोड़ा सा बता देता हूँ। ये लैपटॉप इस स्विच के पोर्ट नंबर 2 से कनेक्टेड है, ये लैपटॉप इस स्विच के पोर्ट नंबर 10 से, ये लैपटॉप इस स्विच के पोर्ट नंबर 15 से, और ये डेस्कटॉप इस स्विच के पोर्ट नंबर 20 से कनेक्टेड है। इसी तरह मैंने फॉलो किए सारे स्विचेज में 2, 10, 15 और 20, इसी तरह का पोर्ट सिनेरियो मैंने फॉलो करते हुए सारे नोड्स का कनेक्शन उनके स्विच के साथ यहाँ पे स्टेबल कर दिए हैं। अब यहाँ पे हमें चेक क्या करना है? सबसे पहले इस लैब को बनाने का मेरा मीनिंग ये था कि इसके पहले जितने भी अभी टॉपिक्स हमने डीएचसीपी, वीलैंस, एसटीपी, ट्रंकिंग प्रोटोकॉल्स, इन सब की बात की है, तो वो सारे टॉपिक्स भी मेरे यहाँ पे कवर हो जाएं। तो उस हिसाब से मैंने इस नेटवर्क को डिजाइन किया है, और रियल इंडस्ट्री में देखेंगे कि कैसे कैसे डिफरेंट डीएचसीपी चलते हैं डिफरेंट वीलैंस के लिए, फिर वो सारी वीलैंस ऑटोमेटिकली पास होकर कैसे अपने नेबर स्विच के पास जाती हैं, कैसे उनके बीच में एसटीपी का कन्वर्जन होता है, इन सारी चीजों को करके देखते हैं। तो ठीक है गाइस, सबसे पहले कॉन्फ़िगरेशन शुरू करते हैं। तो हम देख रहे होंगे कि पहले नंबर पे हमें L3 के अंदर कुछ डीएचसीपी बनाने हैं। तो जो डीएचसीपी बनाने हैं वो 4 डीएचसीपी बनाने हैं। डीएचसीपी का नॉमेनक्लेचर और वीलैन का नॉमेनक्लेचर मैं इंडस्ट्री स्टैंडर्ड के हिसाब से मैंने यहाँ पे रखा है, क्योंकि आप एग्जैक्टली करना क्या चाहिए कि जब भी आप वीलैन बनाएं या डीएचसीपी बनाएं तो उनका नॉमेनक्लेचर ऐसा रखें कि आपको समझ में आए कि हाँ ये सपोज जैसे पहले डीएचसीपी मैंने मैनेजमेंट बोला, तो मैनेजमेंट इन द सेंस कि वो सारी नेटवर्क डिवाइसेस जो आपको आपका नेटवर्क मैनेज करने में हेल्प कर रही हो, चाहे वो राउटर हो, स्विच हो, फायरवॉल हो, नोड्स हो, लैपटॉप डेस्कटॉप हो, प्रिंटर्स हो, वाईफाई डिवाइसेस हो, आरएफ्स हो, कुछ भी हो, वो सब आपकी मैनेजमेंट डिवाइसेस कहलाएंगे। तो उनके ऊपर जो आप आईपी डालिए, सॉरी वो मैनेजमेंट की आईपी डालिए। फिर वॉइस से रिलेटेड जितने भी आपके
इक्विपमेंट आपके नेटवर्क में कनेक्टेड हो। जैसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए वीसी होता है, ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए आपको आईपी फ़ोन्स वगैरह यूज़ होते हैं। तो इस टाइप की जो भी डिवाइसेज़ आपके नेटवर्क में यूज़ हो रही हों, उनको आप वॉइस वीलैन पे डालिए। वायरलेस के अंदर आप जितने भी आपके वायरलेस डिवाइसेज़ हैं, चाहे वो आपका सिस्को का WLC वायरलेस कंट्रोलर हो, चाहे वो एक्सेस पॉइंट हो या आरएफ हो। इसके बाद यूज़र्स का एक वीलैन बनाइए, जहाँ पे यूज़र्स को ऑटोमैटिकली आईपी एड्रेस असाइन होता रहे, आपको पता चले कि ये सीरीज़ का सपोज़ 40 सीरीज़ का आईपी उसको मिला, तो आपको क्लियर हो जाए कि हाँ, ये मेरा यूज़र जो है डीएचसीपी वीलैन से इसको डीएचसीपी पूल से इसको आईपी असाइन हो रहा है। सेम उसी स्टैंडर्ड पे मैंने वीलैन बनाए हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए सारे स्टेप्स को कंप्लीट करेंगे। तो पहले हम डीएचसीपी बनाएंगे, फिर हम वीलैन बनाएंगे। वीलैन्स के अंदर हमें आईपी एड्रेस क्या देना है, ये सारे आईपी एड्रेसेस हमने साइड में लिख दिए हैं। इसके बाद लेयर 3 और लेयर 2 दोनों स्विचेज में, इस स्विच में और ये सारे एक्सेस स्विचेज के अंदर हम एसटीपी बनाएंगे, क्योंकि हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि जब किसी स्विच या राउटर के अंदर, किसी भी कोर स्विच या राउटर के अंदर हम वीलैन को क्रिएट करते हैं, उनको ऑटोमेटिकली दूसरे स्विच में अपने नेबर स्विच के पास करने के लिए एसटीपी प्रोटोकॉल कॉन्फ़िगर किया जाता है। और वो तब पास होते हैं जब एसटीपी के बीच में, जो जैसे इस स्विच का और इस स्विच का आपस में कनेक्शन जिस लिंक से है, तो वो ट्रंक पोर्ट बना हो। ऐसा क्यों? क्योंकि जब सिंगल वीलैन होती है तो वो सिंगल वीलैन सिंगल किसी भी एक्सेस पोर्ट से पास हो जाती है। बट जब मल्टीपल वीलैन्स आपके नेटवर्क में आ जाते हैं, तो उनकी इंफॉर्मेशन को पास कराने के लिए आपको ट्रंक पोर्ट बनाना पड़ता है। इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं। और एट द एंड हम लोग क्या करेंगे कि स्विच पोर्ट्स को यहाँ पे वीलैन के अंदर असाइन करेंगे और उसके बाद अपने एसटीपी को चेक करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं अपने कोर स्विच पे आता हूँ। इसका होस्ट नेम ऑलरेडी मैंने चेंज कर दिया है, L3 कोर कर दिया है। कॉन्फ़िग करते हैं। यहाँ पे एक चीज आप और हमेशा करिएगा, नो आईपी डोमेन, DOMAIN डोमेन लुकअप। ये कमांड चला देने से क्या होगा कि जैसे ही कोई गलत कमांड मेरे से प्रेस हो जाती है या इस पे चल जाती है, तो वो अपने ब्रॉडकास्ट डोमेन के ऊपर जाके उस कमांड को सर्च करने लगता है कि इससे रिलेटेड कोई एक कमांड है क्या, 255.255.255.255 करके, और वहां पे 1 या 2 मिनट का टाइम हमारा खराब चला जाता है। तो उस चीज से बचने के लिए आप सभी अपने नेटवर्क डिवाइसेस के अंदर नो आईपी डोमेन लुकअप की कमांड चला सकते हैं, यदि आपको उससे प्रॉब्लम होती है तो। इसके बाद हम लोग पूल बनाएंगे। तो डीएचसीपी पूल बनाने का एक स्टैंडर्ड वे है। स्टैंडर्ड वे ये है कि जितने भी पूल आप बनाना चाह रहे हो, तो स्टैंडर्ड प्रोसीजर ये कहता है कि उस डीएचसीपी पूल के अंदर जितने भी आईपी को आप स्टैटिक करना चाहते हैं, सबसे पहले उन सभी आईपीज को आप अपने नेटवर्क में एक्सक्लूड कर दें। तो आईपी एक्सक्लूड कैसे करते हैं? डीएचसीपी आईपी डीएचसीपी एक्सक्लूडेड एड्रेस मेरा पहला पूल 10.127.48.1 से 10.127.48.50 तक, सॉरी 48.50 तक। दूसरा जो मेरा एड्रेस रहेगा 70.1 से 70.50 तक। तीसरा जो एक्सक्लूशन रेंज रहेगी मेरी 50.1 से 50.50 तक। अगली जो एक्सक्लूशन रेंज रहेगी, जो यूजर डीएचसीपी हम बनाएंगे 40.1 से 40.50 तक। इसके बाद हम लोग डीएचसीपी की पूल क्रिएट करते हैं। तो आईपी डीएचसीपी पूल, पहला पूल जो हम बनाने जा रहे हैं मैनेजमेंट के नाम से बनाएंगे, MANAGEMENT मैनेजमेंट। और इसका जो नेटवर्क देना है 10.127.48.1 सॉरी 0 और 255.255.255.0। इसका जो डिफॉल्ट राउटर होगा वो IP48.1 होगी। डिफॉल्ट राउट का मतलब क्या होता है कि जब भी इस सीरीज की आईपी किसी भी यूजर को मिलेगी, वो यूजर सबसे पहले चेक करेगा कि मेरा डिफॉल्ट राउट कहाँ है, मेरे को डिफॉल्ट में किस राउट के पास, किस डिवाइस के पास जाना है। तो वो ये आईपी एड्रेस 48.1 जिस भी डिवाइस में असाइन, जिस डिवाइस के जिस पोर्ट में असाइन होगी, उस पोर्ट के पास जाएगा और वहां पे जो डिफॉल्ट राउट है उसको पता होगा कि मेरा पूल कौन सा है, वो अपने पूल के पास लेके जाएगा। ठीक है, तो डिफॉल्ट राउट और इसके बाद डीएनएस सर्वर यहाँ पे मैं डाल देता हूँ 4.2.2, डोमेन नेम ccna.com। एग्जिट करते हैं, दूसरा पूल बनाते हैं आईपी डीएचसीपी पूल। नेक्स्ट पूल है हमारा वॉइस। इसका जो नेटवर्क है 10.127.0.0.255.255.255.0। डिफॉल्ट राउट 10.127
70.1 DNS सर्वर 4.4.2.2.2 और डोमेन नेम करेंगे ccna.com। ठीक है, नेक्स्ट पूल बनाते हैं IPDSCP पूल। अभी हमने कौन सा बनाया, वाइस के बाद हम बनाते हैं वायरलेस, WIRELESS वायरलेस। इसका जो नेटवर्क देना है 10.12750.0 से 255.255.255.0। इसका जो डिफॉल्ट राउट रहेगा 10.12750.1, जो DNS यहाँ पे मिलेगा 8.8.8 और डोमेन नेम जो मिलेगा वो रहेगा ccna.com, सॉरी ccna.com। एग्जिट करते हैं। इसके बाद हम अपना अगला DHCP पूल बनाते हैं जिसका नाम हमने दिया है यूजर्स, जिसका नेटवर्क 10.127.127.40.0 से शुरू होगा 255.255.255.0 तक जाएगा। डिफॉल्ट राउट 10.127.40.1 और इसका DNS जो रहेगा 8.8.8। डोमेन नेम ccna.com। ये सारे मेरे पूल बन गए। अब मैं VLAN बनाता हूँ। VLAN बनाने की कमांड है VLAN, पहला VLAN 10 है, उसका नेम देता हूँ मैनेजमेंट। इसके बाद नेक्स्ट VLAN मैं बनाता हूँ VLAN, या तो एग्जिट करके कमांड चलाएं या यहाँ भी सेम चला सकते हैं। VLAN 20, नेम देना है VOICE वाइस। नेक्स्ट VLAN है VLAN 30, नेम देना है वायरलेस। नेक्स्ट VLAN है VLAN 40 और इसका जो नेम देना है यूजर्स। ये सारे मेरे VLAN बन गए। अब यहाँ पे मुझे STP को भी इनेबल करना है, तो STP को इनेबल करने के लिए हम लोग पहले से पढ़ चुके हैं कि STP VTP, सॉरी STP नहीं, यहाँ पे मैं एक्चुअली गलत लिख दिया हूँ, इसको मैं करेक्ट कर देता हूँ। VTP प्रोटोकॉल होता है जो मेरे VLANs को ऑटोमेटिकली पास करा के लेके जाता है। तो VTP का डोमेन नेम हम जैसे चेंज करते हैं तो VTP ऑटोमेटिक उस स्विच या उस नेटवर्क डिवाइस के अंदर इनेबल हो जाती है जो VTP को रन कराने के लिए कैपेबल होती है। तो VTP डोमेन नेम डिफॉल्ट में नल रहता है और उसको हम यहाँ पे करेंगे ccna.com और डिफॉल्ट में जो इसका मोड होता है वो सर्वर ही होता है। चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं, बट कोर के अंदर हम इसका मोड VTP का जो मोड है आप चला के भी देख भी सकते हैं। VTP मोड जैसे ही आप यहाँ पे सर्वर बोलेंगे तो बताएगा कि ऑलरेडी सर्वर स्टेट में है। अब आपको इसमें बनाना है नेक्स्ट चीज ट्रंक। तो ट्रंक कौन कौन से पोर्ट्स को बनाना है ऐसे आते हैं वो पोर्ट जो यहाँ पे अपलिंक का काम कर रहे हैं उनको ट्रंक बनाएंगे। GI 1/0/1 और 1/0/2 सॉरी। तो इंटरफेज GI 1/0/1 से लेके 2 तक, कुछ गड़बड़ कर दिया मैं, इंटरफेज रेंज चलाना था GI 1/0/1 से लेके 2, स्विच पोर्ट मोड ट्रंक। और इसके कॉन्फ़िगरेशन एक चीज और करते हैं, हमने ट्रंक बना दिया, VLAN हमने बनाया बट VLAN के अंदर IP एड्रेस हमने असाइन नहीं की, वो हम लिख चुके हैं कौन सी VLAN को कौन सा IP एड्रेस देना है। तो VLAN के अंदर IP देना हो तो आपको इंटरफेज ऐसे कमांड चलानी पड़ेगी, इंटरफेज VLAN 10 IP एड्रेस 10.127.48.1 255.255.255.0। नो शट नहीं भी करेंगे तो डिफॉल्ट में ऑन हो चुका है, बट कर दीजिए ज़्यादा बेटर रहेगा। इंटरफेस VLAN 20 IP एड्रेस 10.127.70.1 255.255.255.0 नो शट। इसके बाद इंटरफेस VLAN 30, ठीक है। IP एड्रेस 10.127.50.1 255.255.255.0। इसके बाद इंटरफेस VLAN 40 IP एड्रेस 10.127.40.1 255.255.255.0।
कुछ गड़बड़ हुआ, यहाँ पे आईपी एड्रेस मैंने 1 नहीं लिखी, ये मिस हो रहा था, 1 किया और इसको किया डू राइट। ठीक है, तो ये सारा कॉन्फ़िगरेशन हमने इसके अंदर कर दिया। अब इसके बाद हमें क्या करना है, इन स्विचेस के ऊपर जाना है और इन स्विचेस के पोर्ट्स को भी ट्रंक पोर्ट में कन्वर्ट करना है। इनेबल किया, कॉन्फ़िग टी में गए, होस्ट नेम पे आते हैं और इसका होस्ट नेम सपोज मैंने बोल दिया एडमिन ऑफिस। इनको भी ट्रंक पोर्ट बनाते हैं, इंटरफेस रेंज GI, इसमें 2 इंटरफेस हम यूज कर रहे हैं, एक तो GI 0/1 और एक दूसरा नीचे है जो GI 0/2 और एक ये तीसरा FA 0/1। तो इंटरफेस रेंज GI 0/1 से लेके 2 तक, स्विच पोर्ट मोड ट्रंक, और एक और इसमें इंटरफेस है, इंटरफेस FA 0/1 स्विच पोर्ट मोड ट्रंक। कॉन्फ़िगरेशन करते हैं सेव। इसके बाद इस स्विच में आते हैं। अब बाकी स्विचेज के अंदर एक चीज हम ये और कॉन्फ़िगरेशन नहीं कर रहे हैं, ट्रंक तो हमने बना दिया बट यहाँ पे हमने एक चीज भी नहीं की, VTP इनेबल नहीं किया। तो VTP का जो डोमेन नेम है ccna.com ले चल रहे हैं, सभी के अंदर हमें सेम डोमेन नेम रखना पड़ेगा। और VTP का जो मोड मैं यहाँ करना चाह रहा हूँ वो है क्लाइंट, और इसको करते हैं सेव। ठीक है, इसके बाद हम अपने नेक्स्ट स्विच के ऊपर आते हैं, यहाँ भी सेम चीज है, इनेबल CONF, इसका जो होस्ट नेम करते हैं वो IT ऑफिस, और यहाँ पे जो करेंगे इंटरफेस रेंज GI 1/0 to 2, कुछ हमने गड़बड़ कर दिया, इंटरफेस रेंज 0/1 करना था, स्विच पोर्ट मोड ट्रंक, इंटरफेस FA 0/1 स्विच पोर्ट मोड ट्रंक। इस कॉन्फ़िगरेशन को सेव। अब खाली 2 चीजें ही बाकी स्विचेज के अंदर करना है, BTP इनेबल करना है और ट्रंक बनाते जाना है। ये देख रहे हैं जैसे हमने डाला तो ये ब्लॉकिंग स्टेट वगैरह में जाने लगा। ठीक है, इसकी हम सब बात आगे भी कर लेंगे। कॉन्फ़िग मोड में आते हैं, होस्ट नेम में आते हैं और होस्ट नेम इस बार कर देते हैं उसका सिक्योरिटी ऑफिस। इसके अंदर हमको VTP कॉन्फ़िगर करनी है, तो VTP डोमेन नेम ccna.com और VTP का मोड क्लाइंट रखना है, VTP मोड क्लाइंट। और अब यहाँ पे मुझे ट्रंक बनाने हैं, तो इंटरफेस रेंज GI 0/1 से लेके 2 तक जाना है, स्विच पोर्ट मोड ट्रंक, डू राइट। बाहर आते हैं। ऑलरेडी मैं इसके अंदर मैंने कमांड चला दी थी, इसलिए वो क्लाइंट को बोला कि ऑलरेडी क्लाइंट मोड पे है, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद हम अपने नेक्स्ट स्विच के अंदर आते हैं, इनेबल कॉन्फ़िग टी, होस्ट नेम मैं कर देता हूँ इस बार HR ऑफिस। ठीक है, यहाँ पे VTP इनेबल करना है, तो VTP का जो डोमेन नेम है ccna.com और VTP का जो मोड है क्लाइंट, इसको करते हैं डू राइट। ठीक है, अब हमको क्या करना है, हमने सारा कॉन्फ़िगरेशन कर दिया है, एक चीज और करना है हमें, अब असाइन करना है पोर्ट्स को VLAN के अंदर। तो एक एक स्विच के अंदर आते हैं, उनको पोर्ट को असाइन करा देते हैं, कॉन्फ़िग टी करते हैं। जस्ट मिनट गाइस, एक्चुअली थोड़ा सा पावर का इशू था और अभी पावर आ चुकी है, तो मैं जस्ट मिनट थोड़ा सा पॉज करूंगा और AC ऑन कर लूं, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। वेलकम बाय गैच, स्टार्ट करते हैं। तो इंटरफेस FA 0/2 स्विच पोर्ट मोड, इसका एक्सेस करते हैं, स्विच पोर्ट एक्सेस करें VLAN 10 को। इसके बाद इंटरफेस FA 0/10 पे जाते हैं, स्विच पोर्ट मोड एक्सेस, स्विच पोर्ट एक्सेस करें VLAN 20 को, इंटरफेस FA 15 0/15 और स्विच पोर्ट मोड एक्सेस, स्विच पोर्ट एक्सेस करो VLAN 30 को। इसके बाद इंटरफेस FA 0/20 स्विच पोर्ट मोड एक्सेस, स्विच पोर्ट एक्सेस करो VLAN 40। इतनी कॉन्फ़िगरेशन सारे डिवाइसेस के अंदर अभी हमको
करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे हमने ये किया। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं इंटरफेस FA0Y2 स्विच पोर्ट मोड एक्सेस, स्विच पोर्ट एक्सेस करो VLAN 10 को इंटरफेस FA0Y10 स्विच पोर्ट मोड एक्सेस, स्विच पोर्ट एक्सेस करो VLAN 20 इंटरफेस FA0Y15 स्विच पोर्ट मोड एक्सेस, स्विच पोर्ट एक्सेस करो VLAN 30 इंटरफेस FA0Y20 स्विच पोर्ट मोड एक्सेस, स्विच पोर्ट एक्सेस करो VLAN 40 को और डू राइट करके कॉन्फ़िगरेशन को हमने कर दिया यहाँ पे सेव। सेम चीज हम यहाँ भी करेंगे। इंटरफेस FA0Y2 पे जाते हैं, स्विच पोर्ट मोड एक्सेस करते हैं, स्विच पोर्ट एक्सेस करो VLAN 10 को इंटरफेस FA0Y10 पे जाते हैं, स्विच पोर्ट मोड एक्सेस करते हैं, स्विच पोर्ट एक्सेस करो VLAN 20 को इंटरफेस FA0Y15 स्विच पोर्ट मोड एक्सेस, स्विच पोर्ट एक्सेस करो VLAN 30 को इंटरफेस FA0Y20 स्विच पोर्ट मोड एक्सेस, स्विच पोर्ट एक्सेस करो VLAN 40 और कॉन्फ़िगरेशन को करते हैं सेव। सेम कॉन्फ़िगरेशन सारे स्विचेस के ऊपर मैं रन कर रहा हूँ, कुछ अलग से नहीं कर रहा हूँ, पोर्ट्स को असाइन करा रहा हूँ VLAN। तो इंटरफेस FA0Y2 स्विच पोर्ट मोड एक्सेस, स्विच पोर्ट एक्सेस करो VLAN 10 इंटरफेस FA0Y10 स्विच पोर्ट मोड एक्सेस, स्विच पोर्ट एक्सेस करो VLAN 20 इंटरफेस FA0Y15 स्विच पोर्ट मोड एक्सेस, स्विच पोर्ट एक्सेस करो VLAN 30 इंटरफेस FA0Y20 स्विच पोर्ट मोड एक्सेस, स्विच पोर्ट एक्सेस करो VLAN 40 कॉन्फ़िगरेशन को किया। ये इसी की बात मैं कर रहा था। कंट्रोल शिफ्ट 6 करके देखा करें, कभी ऐसा कोई इशू आए तो ये अबॉर्ट हो जाता है। अभी नहीं हो रहा है, ठीक है। तब तक कॉन्फ़िगरेशन हम आगे सेव करते हैं, इसको फाइंड करने देते हैं। तो सभी के ऊपर हम लोग पहले अपने VLAN चेक कर लें। डू शो VLAN ब्रीफ, ये सारे VLAN आ गए, सभी के अंदर ये पोर्ट्स असाइन हो गए। वेलकम बैक फ्रेंड्स। एक कॉल आ गया था, अर्जेंट कॉल। एक्चुअली अभी मेरा ऑफिस आवर्स है तो मुझे वो कॉल लेनी पड़ी। हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, हम लोगों ने यहाँ पे VLANs ऑलरेडी असाइन करा दिए हैं। 2, 3, 2 नंबर, 10 नंबर, 15 नंबर, 20 नंबर। कुछ पोर्ट्स पहले से भी मैं डाल दिया था तो वो पोर्ट्स भी दिख रहे हैं, बट ठीक है, यदि उनको आप हटाना चाहते हैं तो हटा सकते हैं। आप पड़े रहने कुछ से कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा। मैं 2, 10, 15 और 20 को फॉलो करके चल रहा हूँ अभी की अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से। इस स्विच के अंदर आते हैं और यहाँ पे चेक करते हैं। डू शो VLAN ब्रीफ। 10 के अंदर तो मेरा एक आया है, 20 के अंदर मेरा कोई पोर्ट नहीं आया। 20 के अंदर मैं 10 नंबर को डालना चाह रहा था, तो 10 नंबर मेरा यूजर्स में आ गया है। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करते हैं। मेरा 10 नंबर, 2 नंबर तो प्रॉपर है। इंटरफेस FA0Y10 करता हूँ, स्विच पोर्ट मोड एक्सेस, स्विच पोर्ट एक्सेस करो VLAN 20 को इंटरफेस FA0Y15 स्विच पोर्ट एक्सेस करो VLAN 30 को इंटरफेस FA0Y20 स्विच पोर्ट एक्सेस करो VLAN 40 को डू राइट डू शो VLAN ब्रीफ। अभी मेरी सारी चीजें ओके हैं। इसके बाद मैं इस स्विच के ऊपर आता हूँ, यहाँ पे देख लेता हूँ VLAN की इन्फॉर्मेशन और बाकी सारी चीजें प्रॉपर पास होके आ गई कि नहीं। डू शो, ये सारी कमांड जो मैं चला रहा हूँ VLAN वगैरह चेक करने के लिए, आई होप इन सभी के बारे में आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग होगी और पहले भी हम लोग बात कर चुके हैं। एक स्विच का कॉन्फ़िगरेशन मेरा सेव नहीं हो पाया था, तो इसको अब मैं कर रहा हूँ यहाँ पे सेव। ठीक है, ठीक है गाइस, मेरा सारा कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे एकदम रेडी हो गया है और अब हम लोग आगे चेक करते हैं कि कैसे STP वर्क करता है और एक एक जो हमने टर्म्स की बात की थी उनको मीट करते हैं, उनको चेक करते हैं। तो सबसे पहले हम कोर स्विच में आते हैं और यहाँ पे
स्पैनिंग ट्री को चेक करने के लिए, एसटीपी को चेक करने के लिए सबसे पहला कमांड होता है शो स्पैनिंग ट्री और एंटर करिए। तो डिफॉल्ट में आप चेक करेंगे, एक चीज मैं पहले थोड़ा सा चेंज कर दूं फिर आपको बताता हूं। स्पैनिंग ट्री, अभी जो मैंने कमांड चलाई उसको आप भूल जाइए, वो आपके काम की कमांड नहीं थी। अभी इसको थोड़ा सा कन्वर्जन होने देते हैं, कन्वर्जन होने टाइम पे थोड़ा सा वेट करते हैं, प्रोबेबली 1 मिनट के आसपास का टाइम लगेगा। ठीक है, थोड़ा सा वेट करते हैं, और मेरा बैटरी बैकअप भी थोड़ा सा खराब हो रहा है, तो मैं तब तक चार्जर प्लग करने का अरेंजमेंट करता हूँ और इसको वीडियो को करता हूँ पॉज। वेलकम बैक गाइज। अभी हम देख रहे हैं कि हमारे सारे पोर्ट्स, सारा कॉन्फ़िगरेशन सब कुछ ओके हो गया है, और अब हम यहाँ से स्पैनिंग ट्री को चेक करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहली कमांड होती है शो स्पैनिंग ट्री और एंटर करेंगे। तो यहाँ से हम लोग सबसे पहली कंडीशन चेक करते हैं। सबसे पहली कंडीशन जो मैं आपको बताना चाह रहा था, जस्ट मिनट, एक्चुअली उसका नाम यहाँ पे टाइप होके नहीं आ रहा है। ठीक है, डिफॉल्ट में मैं ये बताना चाह रहा था कि इसके अंदर पीवीएसटी प्रोटोकॉल चल रहा होता है। जब आप अपने रियल डिवाइसेस के अंदर आएंगे और रियल डिवाइसेस में ये कमांड को रन करेंगे, तो आपको यहाँ पे दिखेगा स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल इनेबल्ड IEEE 8021D, और उसके आगे उसका नाम या फिर उसका स्टैंडर्ड आ जाएगा। तो आपको समझ में आ जाता है कि यहाँ पे ये प्रोटोकॉल चल रहा है, या फिर ये प्रोटोकॉल का नाम यदि डिस्प्ले नहीं हो रहा है तो डिफॉल्ट में आप कंसीडर कर सकते हैं कि सिस्को डिवाइसेस के अंदर पीवीएसटी डिफॉल्ट में इनेबल होता है। तो कुछ भी नहीं दिख रहा तो भी आप कंसीडर कर सकते हैं, या फिर IEEE के आगे 8021D करके कुछ स्टैंडर्ड दिख रहा है तो भी आप समझ जाएंगे कि ये स्टैंडर्ड पीवीएसटी का है। तो हम लोग सबसे पहले बात कर रहे थे कि स्पैनिंग ट्री कौन सा इनेबल्ड रहता है डिफॉल्ट में, वो चेक करेंगे। दूसरा, रूट आईडी और रूट ब्रिज। जैसे ही ये आपस में कनेक्शन में आए तो इन्होंने एक दूसरे को अपना बीपीडीयू पैकेट एक्सचेंज किया, और बीपीडीयू पैकेट एक्सचेंज करने के साथ साथ कुछ इन्फॉर्मेशन ये लोग आपस में एक्सचेंज करते हैं। उन इन्फॉर्मेशन के बारे में बात करते हैं। सबसे पहला इन्फॉर्मेशन है रूट ब्रिज। रूट ब्रिज के अंदर प्रियोरिटी और मैक ऑफ रूट स्विच, तो इसको देखते हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि जो प्रियोरिटी हमने बताया था डिफॉल्ट में प्रियोरिटी सिस्को बोलता है कि 32768 होती है, तो 32769 क्यों है? उसके आगे आप चेक करिए 32778 क्यों है? क्योंकि 32768 जो डिफॉल्ट वैल्यू होती है, तो पीवीएसटी की प्रॉपर्टी होती है कि उसके साथ ये VLAN की इंफॉर्मेशन को ऐड कर देता है। तो यहाँ पे 32768 के साथ नंबर 1 ऐड हुआ, VLAN 1 का नंबर ऐड हुआ तो 69 हो गया। यहाँ पे जब हम आगे आते हैं तो VLAN 10 में 32768 में जब 10 प्लस हुआ तो 32778 हो गया। इस तरह ये एक्सटेंड होती जाती है VLAN की नंबर। ठीक है, तो दो चीजें हमारी यहाँ पे क्लियर हो गई। तीसरा हमने बोला था कि इसके अंदर प्रियोरिटी के साथ जो मैक एड्रेस होगा, ये मैक एड्रेस होगा रूट ब्रिज का मैक एड्रेस। ठीक है, तो पता कैसे चलेगा कि जो मैक एड्रेस मुझे यहाँ पे दिया हुआ है ये रूट ब्रिज का है या नहीं? इसको चेक करने के लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला बताता हूँ। रूट आईडी के अंदर और ब्रिज आईडी के अंदर यदि सेम मैक एड्रेस दिख रहा है, तो आप दो चीजें यहाँ से कंसीडर कर सकते हैं कि जिस स्विच के अंदर आप बैठे हुए हैं वो स्विच आपका रूट ब्रिज बन चुका है, और यहाँ पे मैसेज भी आ रहा है कि दिस इज द रूट ब्रिज। क्योंकि हमने बताया था कि हमेशा प्रियोरिटी के साथ जो यहाँ पे मैक एड्रेस दिखेगा वो रूट ब्रिज का मैक एड्रेस दिखेगा, उस स्विच का मैक एड्रेस दिखेगा जो आपके टोपोलॉजी में रूट ब्रिज ऑलरेडी बन चुका है। जस्ट मिनट गाइस, एक कॉल आ रहा है। वेलकम बैक गाइज। थोड़ा सा हमारा बैटरी बैकअप जा रहा था, तो मैंने जस्ट पावर अडॉप्टर का अरेंजमेंट के लिए, एक्चुअली मैं जब जिस लोकेशन से अभी रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ ये लोकेशन थोड़ा सा दूर है, और वहाँ पे मैं पावर अडॉप्टर कैरी करना भूल गया था, तो उसके लिए मैंने जस्ट पॉज किया था। हमने अपने एक कॉलीग से अडॉप्टर को अरेंज करवाया था। तो हम लोग बात कर रहे थे कि जो रूट आईडी के अंदर मैक आपकी प्रियोरिटी दिखती है, ये डिफॉल्ट में प्रियोरिटी कुछ इस तरह से दिखती है, और उसका जो नंबर एक्सटेंड होता है उसके अंदर VLAN की इन्फॉर्मेशन ऐड होती जाती है, इसलिए वो नंबर एक्सटेंड हो जाता है VLAN के नंबर के अकॉर्डिंग। और यहाँ पे जो आपको मैक एड्रेस दिख रहा होगा, सभी VLAN में आप चेक करेंगे कि रूट आईडी के अंदर सेम मैक एड्रेस दिख रहा है, मींस ये मैक एड्रेस उस स्विच का है जो आपका रूट ब्रिज बन चुका है, और उसकी इन्फॉर्मेशन भी यहाँ पे आती है कि दिस ब्रिज इज द रूट ब्रिज। ये जो आपका
स्विच है ये रूट ब्रिज ऑलरेडी बन चुका है। नेक्स्ट हम बात करें ब्रिज आईडी प्रायोरिटी की। यदि हम बात करें तो ब्रिज आईडी के अंदर भी प्रायोरिटी सेम वैसे ही होती है। जो प्रायोरिटी होती है डिफॉल्ट में 3 to 7 6 8 होती है, उसके अंदर विलन की इंफॉर्मेशन ऐड होती जाती है। यहाँ पे जो मैक एड्रेस आता है, ये मैक एड्रेस उस स्विच का आता है जिस स्विच के ऊपर आप बैठे हैं, जिस स्विच का कंसोल आप लेके रखे हैं। और यहाँ पे जो मैक एड्रेस आता है ये उस स्विच का आता है जो रूट ब्रिज बन चुका होता है। तो अभी के मेरे इस रिसेंट के सिनारियो में यही वो स्विच है जो रूट ब्रिज बन चुका है। इसलिए मैंने कहा कि यदि ये दोनों मैक एड्रेस आपके मैच कर रहे हैं तो आप समझ सकते हैं कि जिस स्विच के अंदर आप बैठे हैं वो स्विच आपका रूट ब्रिज बन चुका है। जैसे ही आपका स्विच रूट ब्रिज बनता है तो हमने बताए थे कि इसके अंदर कुछ स्टेट्स होती हैं। पहले ब्लॉकिंग स्टेट पे रहता है, फिर लिसनिंग, लर्निंग, फॉरवर्डिंग, ठीक है। डिसेबल्ड स्टेट में तो मैन्युअली एडमिनिस्ट्रेटर किसी भी पोर्ट को डालता है, बट यहाँ पे ये स्टेट आपको देखने को मिलती है जब बीपीडीयू पैकेट एक्सचेंज होते हैं और रूट ब्रिज का सिलेक्शन होता है। तो पहले हम उसकी बात कर लेते हैं। इसको दिखाने के लिए मैं क्या करता हूँ कि अपने कोर स्विच के किसी एक लिंक के ऊपर जाता हूँ और उसको शट नो शट करता हूँ। तो जस्ट जैसे स्टार्टिंग में कनेक्शन ओरिजिनेट होता है उसी तरह बीपीडीयू पैकेट एक्सचेंज होना शुरू हो जाएंगे। तो इंटरफेज GI 1/0/1 के ऊपर मैं जाता हूँ और इसको करता हूँ शट, इसके बाद करता हूँ इसको नो शट। और अब यहाँ पे हम लोग चेक करते हैं डू शो स्पैन, सॉरी, हाँ बराबर। अभी आप देख पा रहे होंगे ये इस स्टेट की मैंने बात की थी। जैसी पहली स्टेट इसकी दिखी, पहले मैं 2-3 बार चला लेता हूँ, डू शो स्पैन फिर करता हूँ, ठीक है। ये डू शो स्पैम, फिर से मैं करता हूँ स्पैनिंग ट्री, एक बार फिर से डू शो स्पैनिंग ट्री। तो ऐसे आप इसको कैसे समझ सकते हैं, थोड़ा सा अब मैं ऊपर आता हूँ और जो लिसनिंग, लर्निंग, ये फॉरवर्डिंग स्टेट थी, इनकी अब हम बात करते हैं। मैंने शट नो शट कमांड कहाँ पे चलाई थी, थोड़ा सा उस कंसोल में यहाँ पे नहीं दिख रहा है। शट नो शट करने के बाद जब सबसे पहले मैंने चलाया तो जो मुझे ब्लॉकिंग स्टेट है, मुझे ब्लॉकिंग स्टेट क्यों नहीं दिख रहा यहाँ पे। ये स्विच का रोल हो गया, ये स्विच के पोर्ट का स्टेट हो गया और ये उसकी कॉस्ट हो गई। इन सब के बारे में भी हम बात करते हैं। तो अभी फिलहाल मैं स्टेट की बात कर रहा हूँ। तो सबसे पहले स्विच का पोर्ट जैसे मैंने डिसेबल शट डाउन करके नो शट किया तो वो लिसन स्टेट पे जाता है। लिसन स्टेट में जाने के बाद मैंने, क्योंकि GI 0/1/0 को शट डाउन किया था, जैसे ही वापस मैंने उसको अप किया तो लिसन स्टेट में गया ब्लॉकिंग के बाद। अब ब्लॉकिंग स्टेट आपको कब दिखती है, जब फर्स्ट टाइम केबल कनेक्शन होता है। तो यदि मैं कनेक्शन ओरिजिनेट करके वापस से करता तो मुझे वो स्टेट भी दिखती। उसके बाद लिसनिंग स्टेट से ये आपका पोर्ट देखिए अभी लिसनिंग स्टेट में ही है। आगे चलते हैं, अभी भी यहाँ पे लिसनिंग स्टेट में ही है। थोड़ा सा और आगे चलते हैं। अब इस, क्योंकि कोई भी पोर्ट अपने एक स्टेट में मैक्सिमम 15 सेकंड तक रह सकता है, 15 सेकंड के अंदर उसे कन्वर्जन करके नेक्स्ट स्टेट में जाना पड़ेगा। तो नेक्स्ट स्टेट उसकी आई, ये स्टेट है और स्टेट के नीचे आप देखोगे लर्निंग, तो ये उसकी लर्निंग स्टेट आ गई। नेक्स्ट स्टेज में हम अभी चेक करते हैं। तो वो लर्निंग के बाद देखिए फॉरवर्डिंग स्टेट पे आ गया। तो GI 0/1 को जिसको मैंने शट डाउन किया था उसकी स्टेट हम देख रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि कुछ इस तरह से चेंज हो रही है। पहले वो लिसन किया, फिर लर्न किया और अब फाइनली वो फॉरवर्ड स्टेट पे आ चुका है। तो ये अगला टर्म मेरा ये भी क्लियर हो गया, ठीक है। लिसनिंग, लर्निंग और फॉरवर्डिंग स्टेट तक आ चुका है। डिसेबल्ड का मतलब यही है जिसको मैंने अभी शट किया था तो डिसेबल्ड हो गया, नो शट किया तो इनेबल हो गया। तो ये स्विच की सारी पोर्ट्स के बारे में भी हमने बात कर लिया। अब इसके रोल के बारे में बात करते हैं कि ये रोल क्या होता है। जैसे ही आपके स्विच रूट ब्रिज बनता है और आपके पोर्ट की स्टेट चेंज होने के बाद फाइनली जब आपका पोर्ट फॉरवर्डिंग स्टेट पे आता है तो स्विच के अंदर जो पोर्ट होते हैं उनको एक रोल असाइन हो जाता है। अभी हम देख पा रहे होंगे कि इसके दोनों पोर्ट जो GI 1/0/1 और 1/0/2, ये दोनों स्विच के जो रोल हैं ये डिजिग्नेटेड स्टेट में है। डिजिग्नेटेड रोल पे क्यों है, हमने एक टर्म्स के ऊपर बात की थी कि जब भी कोई स्विच आपका रूट ब्रिज बनेगा तो रूट ब्रिज बनते ही उस स्विच के जितने भी पोर्ट होंगे जो एज अ अपलिंक काम कर रहे होंगे, जहां से स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल लर्न हो रहा है या बीपीडीयू पैकेट लर्न हो रहे हैं, तो वो सारे पोर्ट्स आपके डेजिग्नेटेड फॉरवर्ड स्टेट पे चले जाते हैं। तो डेजिग्नेटेड इसको रोल असाइन हुआ और फॉरवर्ड इसका स्टेट हो गया। इसकी मैं बात कर रहा था। तो अभी सभी प्रोटोकॉल, सभी वीलेंस के लिए यहाँ पे यदि मैं चेक करूं
10 के 1 के लिए मैं बात करूँ तो वहाँ भी सेम चीज़ हो रहा है, 10 के लिए मैं बात करूँ तो वहाँ भी सेम चीज़ है, 20 के लिए यदि मैं बात करूँ तो यहाँ भी सेम चीज़ है, 30 के लिए मैं बात करूँ, 40 के लिए बात करूँ, सभी के लिए डेजिग्नेटेड फॉरवर्ड स्टेट पे है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेट की हम बात करते हैं, रूट पाथ। इसमें एक मैं पोर्ट का रोल लिखना भूल गया था, नहीं सॉरी लिखा हुआ है, ठीक है, रूट पोर्ट, डेजिग्नेटेड पोर्ट, अल्टरनेट ब्लॉक। मैं यहाँ पे मैं एक दो चीजें डायरेक्टली एक्चुअली यहाँ पे मिस कर गया और सीधा मैं आगे बढ़ गया, तो मैं उसको बता देता हूँ। हम लोग रूट ब्रिज आईडी के बारे में हमने बात किया, सेंडर ब्रिज आईडी के बारे में बात किया। यहाँ पे दो चीजें मेरे से मिस हो गई थी, रूट पाथ कॉस्ट और सेंडर ब्रिज आईडी। तो ये क्या होती है? रूट पाथ कॉस्ट को मैंने बताया, ये जो कॉस्ट लिखी हुई है, इसके कॉस्ट के नीचे जो वैल्यू है ये है, इस रूट की कॉस्ट ये है और इस रूट की कॉस्ट ये है। मींस यदि गीगाबिट पोर्ट है, जीआई का मतलब है कि गीगाबिट पोर्ट है तो उसकी कॉस्ट 4 होगी। दोनों गीगाबिट पोर्ट्स हैं इसलिए कॉस्ट 4 दिखा रहा है। इसी तरह हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि यदि 100 Mbps का लिंक है तो उसका कॉस्ट 19 होगा, 10 Mbps का यदि लिंक है तो उसका कॉस्ट आपका 100 होगा, 10 गिग का यदि आपका लिंक है तो उसका कॉस्ट 2 होगा। तो इस तरह से यहाँ पे आपको कॉस्ट दिख जाती है। नेक्स्ट एक चीज के बारे में हम लोग बात करें, सेंडर पोर्ट आईडी, इसके अंदर 128 और पोर्ट नंबर, तो दोनों चीजों को हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। ये हो गया आपका प्रियोरिटी और ये नंबर। जो सेंडर पोर्ट आईडी होता है उसमें दो चीजें होती हैं, पहला प्रियोरिटी और पोर्ट का नंबर। तो प्रियोरिटी डिफॉल्ट में 128 होती है, इसका पोर्ट नंबर 1 है तो इसके साथ 1 आ गया, इसका पोर्ट नंबर 2 है तो इसके साथ पोर्ट नंबर 2 आ गया। इस तरह हमने सारी चीजों को एक बीपीडीयू पैकेट के अंदर चेक कर लिया कि कैसे ये रूट ब्रिज बना। दिस इज द रूट ब्रिज, ये हो गया मेरा रूट ब्रिज आईडी, ठीक है, रूट ब्रिज आईडी, और ये मेरा होगा सेंडर ब्रिज आईडी। अब आगे हमने इसमें देखा कि जो बीपीडीयू एक्सचेंज हो रहा है, बीपीडीयू एक्सचेंज होने के साथ इसमें कैसे इसके स्टेट्स रूट पाथ की जो कॉस्ट है वो कॉस्ट कैसे हमको यहाँ पे दिख रही है, उसके स्टेट्स के बारे में भी हम लोग बात कर चुके हैं, उसके रोल हमको भी बात करना रह गया है। तो हम लोगों ने पहले पॉइंट को सबसे पहले सारी चीजें क्लियर कर ली। हमने स्विच के पोर्ट स्टेट के बारे में भी बात कर ली, अब स्विच पोर्ट रोल के बारे में हम बात कर रहे थे। तो स्विच पोर्ट रोल की यदि हम बात करें तो हमने आपको बताया कि जैसे ही कोई भी स्विच रूट ब्रिज बनता है तो उसके सारे पोर्ट डेजिग्नेटेड फॉरवर्ड स्टेट पे आ जाते हैं। तो ये सारे वीलेंस के लिए 10, 20, 30, 40 के लिए आप सेम चीज यहाँ पे देख रहे होंगे कि डेजिग्नेटेड फॉरवर्ड स्टेट पे है। और जो कनेक्शन का टाइप स्टेबल हो रहा है वो पीयर टू पीयर, क्योंकि डायरेक्टली केबल देखिए एक दूसरे से कनेक्टेड है, इसलिए कनेक्शन का टाइप पॉइंट टू पॉइंट यहाँ पे स्टेबल हो रहा है। कुछ चीजों की इंफॉर्मेशन यहाँ पे और दिख रही है, इसके बारे में मैं बता देता हूँ। हेलो टाइमर, जैसे ही रूट ब्रिज का सिलेक्शन हो जाता है, जो आपका रूट ब्रिज होता है अपने इस पूरे टोपोलॉजी के अंदर एक एवरी 2 सेकंड के बीच में हेलो पैकेट सभी को भेजता रहेगा और चेक करता रहेगा कि मेरे पूरे नेटवर्क टोपोलॉजी में कोई चेंजेस तो नहीं हो रहे हैं। इन केस कोई चेंजेस होते हैं तो वापस से उसका इलेक्शन वगैरह फिर से बीपीडीयू पैकेट एक्सचेंज होंगे, फिर से वो उनकी प्रायोरिटी कॉस्ट सारी चीजों को कैलकुलेट करके और पोर्ट के रोल स्टेट ये सब चीजें फाइनली कैलकुलेशन में आ जाएंगी। तो इसको चेक करने के लिए वो एक हेलो पैकेट भेजता रहता है। मैक्स एज 20 सेकंड जो ये बीपीडीयू पैकेट सेंड करता है, तो हम लोगों ने बात की थी कि स्विचेज के अंदर एक बफर मेमोरी होती है, बफर के अंदर वो बीपीडीयू पैकेट स्टोर हो जाता है जो मैक्सिमम 20 सेकंड तक रहेगा। 20 सेकंड के बाद वो फ्लश होता है और फिर से वो एक बीपीडीयू पैकेट को स्टोर करके रख लेता है। फॉरवर्डिंग डिले, ऑलरेडी हम लोग इसके बारे में बात कर चुके हैं कि लिसनिंग और लर्निंग दोनों स्टेट में, जैसे ही ब्लॉकिंग स्टेट से लिसनिंग और लर्निंग स्टेट पे आता है तो जो मुझे डिले मिलता है यहाँ पे 15 सेकंड का मिलता है, ठीक है। तो ये सारी चीजों के बारे में हमने डिस्कस कर लिया। अब हमें अभी हमको यहाँ पे जो दिखा खाली डेजिग्नेटेड पोर्ट दिखा, दो पोर्ट्स के टाइप या रोल हमें देखने भी रह गए हैं, रूट पोर्ट और अल्टरनेट ब्लॉक पोर्ट। तो हम अभी रूट ब्रिज स्विच के अंदर बैठे हुए थे इसलिए खाली मुझे डेजिग्नेटेड पोर्ट दिख रहे थे। इन दोनों पोर्ट्स के बारे में भी हम लोग आगे बात करते हैं। इसके बाद जैसे ही मैं अभी अगले इस स्विच के ऊपर आता हूँ और यहाँ पे सेम कमांड चलाते हैं, शो स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल। तो यहाँ चारों वीलेंस के लिए आप चेक करेंगे तो सारी चीजों के बारे में हम लोग बात कर चुके हैं ऑलरेडी। मैं इन पोर्ट्स के बारे में बात करना चाह रहा था कि ये जो आपके पोर्ट दिखा रहे हैं अभी यहाँ पे देखिए अलग अलग टाइप के पोर्ट्स दिख रहे हैं। ये जो पोर्ट है फास्ट इथरनेट 0x1 ये अल्टरनेट ब्लॉक स्टेट पे है। दूसरा पोर्ट GI 0x1 जो ये GI 0x1 है,
ये पोर्ट जो यहाँ पे है ये आपका रूट पोर्ट है। रूट पोर्ट होने की वजह से इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, जितने भी BPDU पैकेट मैसेज रिसीव होंगे इस स्विच को इसी पोर्ट के थ्रू मैसेज रिसीव होंगे और यूजर का जो ट्रैफिक होगा इसी स्विच पोर्ट के थ्रू फॉरवर्ड होगा। तो ये दोनों स्टेट है इसकी, इसको थोड़ा ध्यान से समझ लीजिएगा। रूट पोर्ट हमेशा क्या करता है, BPDU पैकेट को रिसीव करता है और यूजर के ट्रैफिक को फॉरवर्ड करता है। ठीक है, तो इस पोर्ट के अंदर यदि कभी कभी ऐसा हुआ कि मेरा पोर्ट ये कभी डाउन हो गया, ये पोर्ट मेरा कभी डाउन हुआ, तो सबसे पहले रूट पोर्ट कौन सा बनेगा, जो या तो अल्टरनेट पोर्ट, अल्टरनेट ब्लॉक पोर्ट जो मेरा है ये रूट पोर्ट बन जाएगा, या डेजिग्नेटेड पोर्ट। किसके हिसाब से डिपेंड करेगा कि उसकी कॉस्ट कितनी है, दोनों में से जिसकी कॉस्ट सबसे कम होगी। तो यहाँ पे अल्टरनेट ब्लॉक स्टेट का जो कॉस्ट है वो 19 है और डेजिग्नेटेड पोर्ट जो मेरा ये है, ये दूसरा वाला, इसकी जो कॉस्ट है वो मुझे यहाँ पे 4 दिख रही है। तो कॉस्ट इसकी कम दिखने की वजह से या कॉस्ट कम होने की वजह से हो सकता है कि ये आपका रूट पोर्ट बन जाए। इसको जब आगे हम करेंगे तो चेक करके देखेंगे। ठीक है, या यहीं पे आप बोलिए तो एक बार चेक करके फाइनली देखते हैं। ठीक है, अभी सबसे पहले मैं इंटरफेस GI, अभी रूट पोर्ट को मैं डाउन करता हूँ। मेरा जो रूट पोर्ट है GI 0/1 है, तो GI 0/1 पे मैं इंटरफेस करता हूँ और इसको करता हूँ शट डाउन। अब देखिए जैसे मैंने शट डाउन किया तो थोड़ा सा 50 सेकंड के आसपास टाइम लगेगा, टोपोलॉजी में चेंज हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे टोपोलॉजी में जो चेंज हुआ वो डायरेक्ट टोपोलॉजी चेंज कहलाएगा। डायरेक्ट टोपोलॉजी चेंज का मतलब ऐसा होता है, वो स्विच जिस स्विच के अंदर रूट पोर्ट तो है बट उसके साथ साथ उसका अल्टरनेट पोर्ट, अल्टरनेट ब्लॉक पोर्ट भी अवेलेबल है, तो उस स्विच के अंदर यदि किसी भी तरह का कोई टोपोलॉजी में चेंज होता है तो उसको डायरेक्ट टोपोलॉजी चेंज बोलते हैं। इसी की हम लोग बात पहले कर चुके हैं। तो ये हो गया डायरेक्ट टोपोलॉजी चेंज। अब यहाँ पे हम चेक करते हैं, डू शो स्पैनिंग ट्री करते हैं तो हमें क्या स्टेट्स दिखती हैं। देखिए पहले में मैं बता चुका था कि कोई जरूरी नहीं है कि अल्टरनेट ब्लॉक पोर्ट ही आपका रूट पोर्ट बने, क्योंकि इसकी कॉस्ट 19 है और यहाँ पे हम चेक कर रहे थे कि GI 0/2 की कॉस्ट 4 है। तो GI 0/2 की कॉस्ट कम होने की वजह से, इस पोर्ट की कॉस्ट कम होने की वजह से GI 0/1 GI 0/2, ठीक है, इस पोर्ट की कॉस्ट कम होने की वजह से ये रूट पोर्ट बन गया। ठीक है, 4 4 4 और ये 4 इधर चला जाएगा, या फिर इसको ऐसे कर रहा है, ये रूट पोर्ट बनाया है तो यूजर का ट्रैफिक फॉरवर्ड करेगा, यहाँ से यहाँ आएगा। कुल मिला के जो कन्वर्जन की हम लोग बात करना चाह रहे थे कि रूट पोर्ट कैसे जो दूसरे पोर्ट्स अवेलेबल होते हैं जब टोपोलॉजी में चेंजेस आते हैं तो कैसे दूसरे पोर्ट रूट पोर्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं, वो यहाँ पे कॉस्ट को चेक करते हैं कि कॉस्ट मेरी किस पोर्ट की कम है या किस पोर्ट की ज्यादा है। इन केस यदि कॉस्ट टाई हो जाता है तो वो सेंडर ब्रिज आईडी के ऊपर जाते हैं और सेंडर ब्रिज आईडी के अंदर चेक करते हैं कि सेंडर ब्रिज आईडी में जो यहाँ पे प्रायोरिटी दी है और मैक एड्रेस दिया हुआ है ये कितना दिया हुआ है, मिनिमम किसका है। यदि ये भी टाई हो जाता है मैक फ्लैपिंग वगैरह की वजह से तो वो फिर सेंडर पोर्ट आईडी के पास जाता है और उसका वैल्यू और पोर्ट का नंबर के अकॉर्डिंग रूट पोर्ट का सिलेक्शन करता है। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि इस तरह, अभी इस पोर्ट को मैं नो शट कर देता हूं तो फिर से मेरे टोपोलॉजी में चेंज होगा। तो अभी हम लोग जिन जिन टॉपिक्स के बारे में हमने बात कर लिया, सबसे रूट ब्रिज, उसका स्टेट, रोल। अब यहाँ पे हम जो PBST प्रोटोकॉल है इसके बारे में बात कर रहे हैं। कुछ और इन्फॉर्मेशन यहाँ पे बताने लायक रहेगा ये क्या, हाँ एक दो चीजें और हैं। हेलो टाइमर्स के बारे में हमने बात कर लिया था, इसके मैक्सिमम एज के बारे में बात कर लिया, डिले के बारे में बात कर लिया। ये एजिंग टाइम क्या दिया हुआ है, एक्चुअली सिमुलेटर्स के अंदर कभी कभी आपको एजिंग टाइम 20 सेकंड दिखेगा, 20 सेकंड दिखेगा, कहीं 20 सेकंड नहीं, सॉरी 20 सिर्फ लिखा रहेगा। तो ये 20 सेकंड ही है एक तरह से, आप मान लीजिए या कंसीडर करके चलिए कि सेकंड में ही ये कैलकुलेशन करता है। और रियल डिवाइसेस के अंदर जब भी आप आएंगे तो एजिंग टाइम इसका 300 सेकंड दिखता है। ये एजिंग टाइम क्या होता है, ये एजिंग टाइम को मैं बता देता हूं। डू शो मैक एड्रेस, शो मैक एड्रेस टेबल करिए और यहाँ पे ये देखिए एजिंग टाइम क्या होता है। ऐसे पोर्ट्स, सपोज पोर्ट नंबर GI 0/2 डायनेमिकली जिस मैक एड्रेस को लर्न कर रहा है, इस मैक एड्रेस को इसने लर्न किया GI 0/2 डायनेमिकली, इस मैक एड्रेस को उसने लर्न किया तो ये मैक एड्रेस किसी न किसी एक होस्ट का होगा। यदि उस होस्ट से मैक्सिमम
20 अभी यहाँ पे दिया हुआ तो 20 सेकंड तक, यदि 300 दिया रहता तो 300 सेकंड तक। यदि किसी भी तरह का कोई भी फ्रेम रिसीव नहीं होता है, एक्चुअली अभी हम स्विच में बैठे हैं तो फ्रेम बोलेंगे यहाँ पे, इस स्विच के अंदर कोई भी फ्रेम रिसीव नहीं होता है तो वो क्या करेगा, इस मैक एड्रेस को फ्लश कर देगा अपनी मैक एड्रेस टेबल से। तो ये होता है मैक्सिमम एजिंग टाइम। ये मैक एड्रेस का डायनेमिकली लर्न, जो डायनेमिकली लर्न होते हैं मैक एड्रेस, उनका ये एजिंग टाइम दिया है। बट ध्यान से समझिएगा, ये सारे कॉन्सेप्ट्स आपको कहीं कहीं पढ़ने को मिलेंगे, या कई लोगों को पता ही नहीं होता, या जिनको पता होता व्हाट एवर आई डोंट नो, वो शेयर करना नहीं चाहते, क्योंकि इनकी बात आप देखेंगे, काफी सारे वीडियोस वगैरह भी आप चेक करके देखिएगा, इन सब टॉपिक्स पे कोई बात नहीं करना चाहता कि ये होते क्या है एग्जैक्टली। तो जो यहाँ पे मैक इसका जो एजिंग टाइम है, एजिंग टाइम यही है कि इस पोर्ट से जो डायनेमिकली जो मैक एड्रेस लर्न हो रहा है, उस मैक एड्रेस के थ्रू यदि कोई भी फ्रेम 20 सेकेंड डिफॉल्ट में या 300 सेकंड डिफॉल्ट में मुझे रिसीव नहीं होता है, तो उस मैक एड्रेस को वहां से वो फ्लश कर देगा। तो शो स्पैन वापस से करते हैं, और कोई इन्फॉर्मेशन तो इसके अंदर नहीं रह गई। अब सारी इन्फॉर्मेशन के बारे में हम लोगों ने बात कर लिया। एक चीज मैं यहाँ पे आपको और बता दूं, यहाँ पे आप पोर्ट नंबर देख रहे होंगे कि एग्जैक्टली आपको समझ में आ रहा है, FA0/1, दूसरा पोर्ट नंबर FA0/10। अब ये 25 और 26 से कहाँ से आ गया, इसका पोर्ट नंबर तो 1 है, इसका पोर्ट नंबर तो 2 है। तो यहाँ पे तो 128.1 128.2 होना चाहिए। तो यदि यहाँ पे 128.1 होता, तो ये 1 और इस 1 में हमें डिफरेंट कैसे पता चलता कि ये जो फास्ट इथरनेट पोर्ट का 1 है, या गीगाबिट पोर्ट 1 का ये रूट पोर्ट आईडी है। तो पता कैसे चलता है कि ये जो पोर्ट आईडी दी है, ये पोर्ट आईडी नंबर दिया हुआ है, ये किसका है। तो होता क्या है, बेसिकली यहाँ पे ये बता रहा है कि आपके पास जो स्विच है वो 24 पोर्ट का स्विच है। शो VLAN ब्रीफ करेंगे तो आपको बताएगा ये मैक्सिमम 24 पोर्ट हो गए। आप चेक भी करेंगे यहाँ से 2 3 4 5 6 7 सबको काउंट करेंगे तो 24 पोर्ट का ये स्विच है। और इसमें दो अलग से गीगाबिट पोर्ट्स दिए हुए हैं, जिनको आप एज अ अपलिंक ट्रीट कर सकते हैं, एज अ अपलिंक यूज कर सकते हैं अपने टोपोलॉजी में। तो 24 और ये दो कितने हो गए, 26, मीन्स 25 और 26। तो जब भी इस तरह का नंबर आपको दिखे तो आप समझ जाएंगे कि 24 के बाद जो अगला अपलिंक पोर्ट दिया हुआ 25 मतलब GI0/1 हो गया, 26 मीन्स GI0/2 हो गया। तो इस तरह वो 25 और 26 हमें बता रहे हैं कि इस स्विच के अंदर 24 पोर्ट का स्विच है, और उसके अंदर दो अपलिंक पोर्ट्स अलग से दिए हुए हैं, जो यहाँ पे आपको अभी नहीं दिख रहे हैं। तो इस नंबर का मतलब ये है। अब यहाँ पे हम लोगों ने सारी चीजों के बारे में बात कर लिया। और पीवीएसटी को हम लोग देखते हैं कि पीवीएसटी बेसिकली है क्या। सबसे पहला पॉइंट जो इसका है, सिस्को प्रोप्राइटरी प्रोटोकॉल। सिस्को प्रोप्राइटरी प्रोटोकॉल तो आपको क्लियर समझ में आ ही गया होगा। इसके बाद अगला इसका टर्म्स कहता है कि ये हमें अलाउ करता है कि मल्टीपल रूट ब्रिज हम यहाँ पे क्रिएट कर सकें। तो मल्टीपल रूट ब्रिज अब ऑब्वियस सी बात आप बना सकते हैं। अभी के सिनारियो में हम देख पा रहे हैं कि शो स्पैनिंग ट्री यदि मैं करूं, तो शो स्पैनिंग ट्री करते हैं तो सभी VLANs के लिए एक ही रूट ब्रिज बना हुआ है। VLAN 10 20 30 सभी के लिए जिसका मैक एड्रेस ये है, वो स्विच सभी के लिए रूट ब्रिज बना हुआ है। अब हम ये चाहते हैं कि कुछ VLAN के लिए रूट ब्रिज कोई दूसरा बन जाए, कुछ VLAN के लिए कोई रूट ब्रिज दूसरा बन जाए। ये कैसे करेंगे, इस पॉइंट को समझने से पहले मैं एक ये पॉइंट के बारे में बात करूंगा। तो जैसे ही मैं इस पॉइंट को क्लियर करूंगा तो आपका ये पॉइंट ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगा। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, रिडंडेंसी एंड लोड बैलेंसिंग, जो सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है पीबीएसटी का। पीबीएसटी के अंदर हमें रिडंडेंसी मिल रही है। कैसे रिडंडेंसी मिल रही है, रिडंडेंसी का मतलब ये है कि ये मेरा कोर स्विच हो गया, इसके पहुंच यहाँ तक सभी, क्योंकि इसी के अंदर मेरा डीएचसीपी डिजाइंड है, डीएचसीपी कॉन्फ़िगर्ड है, VLANs भी इसी के अंदर कॉन्फ़िगर है, ठीक है। तो इसको सारे जो यहाँ पे नेटवर्क के अंदर मेरे होस्ट लगे हुए हैं, इन होस्ट को अपने कोर तक पहुंचने के लिए, अपने डीएचसीपी सर्वर तक पहुंचने के लिए दो लिंक है। कभी मेरा एक लिंक फेल होता है, अभी के सिनारियो में क्या हो रहा होगा कि सारे VLAN की इंफॉर्मेशन अपने रूट ब्रिज तक जा रही होगी, क्योंकि रूट ब्रिज ही डिसाइड करता है कि मेरे कौन से VLAN का कौन सा पोर्ट डिजिग्नेटेड पोर्ट बनेगा, कौन सा पोर्ट रूट पोर्ट बनेगा, कौन सा अल्टरनेट ब्लॉक बनेगा। तो सारे VLAN की इंफॉर्मेशन अपने रूट ब्रिज तक जा रही होगी। तो ये रूट ब्रिज तक जो इन्फॉर्मेशन जा रही होगी, या तो इस पोर्ट के थ्रू जा रही होगी, या तो इस पोर्ट के थ्रू जा रही होगी। इसको क्रॉस चेक कैसे करेंगे, इसके दो सिस्टम्स को मैं यहाँ पे ऐसे ऑन करता हूँ, और डीएचसीपी में डला होगा तो अच्छी बात है, पहले से डीएचसीपी में डला हुआ है। कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करता हूँ, और एक लैपटॉप ओपन करता हूँ इसका, और इसका कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करता हूँ। इससे पहले चेक कर लें कि इसमें आईपी एड्रेस बराबर मिल रही है। कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करते हैं, इसको थोड़ा सा ऐसे छोटा करता हूँ मैं।
अब मैं यहाँ से पिंग करता हूँ अपने कोर में जो बने हुए DHCP सर्वर हैं। हमने पहला बनाया था 48.1, इसको -n, और ये पिंग करने का एक आप सिमुलेटर में या एक्चुअल में भी आप ऐसे पिंग लगा सकते हैं। पिंग की स्पेस IP एड्रेस -n मीन्स नंबर, और कितने नंबर उसको आप रिप्लाई चाह रहे हैं तो वो नंबर आप यहाँ पे डालेंगे। सपोज 1000 टाइम ये मैंने डाल दिया। इसके बाद यहाँ भी पिंग लगाता हूँ मैं, पिंग 10.127.40.1 और ये 1000 टाइम। 2 पिंग रिस्पॉन्स मुझे यहाँ पे प्रॉपर मिल रहे हैं, आप देख पा रहे होंगे। ये इस तरह से पिंग रिस्पॉन्स मुझे मिल रहे हैं, कोई भी पिंग अभी मेरा ब्रेक नहीं हो रहा है। इस स्विच के टोपोलॉजी, इस स्विच में मैं आता हूँ और इस स्विच का पहले मैं एक पोर्ट को डिसेबल करता हूँ। 2 पोर्ट इसके पास बने हुए हैं जो मुझे एक मेन लिंक की तरह एक्ट कर रहा होगा अभी के सिनारियो में, और एक एक्टिव लिंक की तरह जो मेरा एक्टिव लिंक और पैसिव लिंक, या एक्टिव लिंक या बैकअप लिंक, दोनों में से कोई एक लिंक एक्टिव होगा, दोनों में से कोई एक लिंक बैकअप लिंक होगा। तो इसको देखने के लिए भी आप ऐसा भी कर सकते हैं। सो डू शो स्पैन करेंगे, डू शो स्पैनिंग ट्री करेंगे तो जो यहाँ पे रूट पोर्ट बना होगा, यहाँ पे सारे डिजिग्नेटेड पोर्ट बने हुए हैं। ठीक है, सही बात है, मैं थोड़ा सा गलत बोल गया, क्योंकि ये रूट ब्रिज बना हुआ है तो इसके सारे पोर्ट डेजिग्नेटेड पोर्ट होंगे। ये अपना जो BPDU का पैकेट है ये फॉरवर्ड कर रहे होंगे, और यूजर का ट्रैफिक भी रिसीव कर सकते हैं और फॉरवर्ड भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मुझे करना क्या है, यदि ये टर्म्स समझ में आ चुका होगा, इनकेस नहीं आ रहा तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसके इंटरफेस पे जाता हूँ, GI 1/0/1 पे जाता हूँ और इसको मैं करता हूँ शट। इस पोर्ट को मैंने किया बंद, तो यहाँ पे मेरा कोई टोपोलॉजी में चेंज तो आया टोपोलॉजी में फिजिकली, बट लॉजिकली कोई प्रॉब्लम आई क्या यहाँ पे? तो हम चेक करेंगे कि हमारे दोनों कम्युनिकेशन प्रॉपर स्टेबल है। मींस अभी के केस में मेरा जो ये लिंक बना हुआ है सभी VLANs के लिए एक्टिव लिंक है, और ये जो लिंक है ये बैकअप लिंक की तरह काम कर रहा है। तो इसको मैं करता हूँ नो शट, थोड़ा सा ऊपर लेके आते हैं, इसको मैंने किया नो शट। अब मैं इंटरफेस करता हूँ GI 1/0/2 के ऊपर और इसको करता हूँ शट। तो क्या होता है, जैसे ही मैंने शट किया तो क्या इंपैक्ट पड़ा मेरे टोपोलॉजी में, वो चेक करते हैं। ये दोनों नेटवर्क का कम्युनिकेशन अपने कोर स्विच के साथ ब्रेक हो गया। ब्रेक होते ही इसको लगभग, अब होना क्या चाहिए कि विदिन 50 सेकंड इसको, जैसे ही मैंने यहाँ पे टोपोलॉजी में वापस आए, इस लिंक को मैंने बंद किया तो वापस ये कन्वर्जन शुरू हुआ, और ये जो मेरा नेटवर्क का कम्युनिकेशन ब्रेक हुआ है विदिन 50 सेकंड वो इस लिंक के थ्रू स्टेबल हो जाना चाहिए ऑटोमेटिक, बिना कुछ चेंज किए। तो हम 50 सेकंड वेट करेंगे और देखेंगे जो मेरा एक्टिव लिंक था, एक्टिव लिंक को मैंने कर दिया डाउन, और एक्टिव लिंक डाउन होते ही मेरे सारा सेशन ब्रेक हो गया। इस लिंक के थ्रू जो बैकअप लिंक थी वो अभी यहाँ पे एक्टिव हो जाएगी और सारा कम्युनिकेशन मेरा इस लिंक के थ्रू जाने लगेगा। तो ये आई होप 50 सेकंड के बाद डेफिनेटली इसको ये होना चाहिए। 50 सेकंड यहाँ पे वेट करते हैं और देखते हैं कि होता क्या है। ये कम्युनिकेशन आपका यहाँ पे शुरू हो चुका है, इसका कम्युनिकेशन भी अभी स्टेबल हो जाएगा। ये देखिए वापस से दोनों कम्युनिकेशन मेरे ऑटोमेटिक बिना कुछ चेंज किए इस लिंक के थ्रू स्टेबल हो गए। मींस ये हमें क्या बताता है, इससे हमें ये पता चलता है कि हमें PVST के अंदर रिडंडेंसी मिल रही है। कभी भी मेरा एक लिंक हमेशा एक्टिव ट्रीट कर रहा था, वो लिंक जैसे डाउन हुआ तो मेरा सारा VLAN का ट्रैफिक दूसरे लिंक के ऊपर शिफ्ट हो गया और वो ट्रैफिक अपने कोर स्विच तक रीच कर पा रहा है। तो ये तो हो गया मेरा रिडंडेंसी। अब लोड बैलेंसिंग कैसे मिलेगी हमें PVST के अंदर? PVST के अंदर लोड बैलेंसिंग को चेक करने के लिए अभी जो हमने पोर्ट को शट किया था उसको मैं कर देता हूं नो शट, कॉन्फ़िगरेशन को करता हूं सेव। वापस से कन्वर्जन होगा, BPDU पैकेट एक्सचेंज होंगे और अपने रूट पोर्ट्स वगैरह की स्टेट वगैरह सब क्लियर होके वो अपना स्पैनिंग टू द प्रोटोकॉल ऑटोमेटिक उनको रोल्स वगैरह असाइन करा देगा। अब होगा क्या, लोड बैलेंसिंग हम कैसे क्रॉस चेक करें? लोड बैलेंसिंग के लिए क्या होगा कि यदि कुछ ऐसा हो कि मेरे VLAN 10 और 20 के ट्रैफिक इस पोर्ट से जाता रहे, सॉरी 30 और 40 का जो ट्रैफिक है इस VLAN से जाता रहे, इस अपलिंक से जाता रहे, और 10 और 20 का इधर से, 30 और 40 का इधर से, और दोनों में से कभी भी कोई एक लिंक मेरी ब्रेक हो तो सारा ट्रैफिक ऑटोमेटिक दूसरे लिंक के ऊपर शिफ्ट हो जाए। तो इसको बोलते हैं लोड बैलेंसिंग। 4 VLAN थे, 2 VLAN इधर से, 2 VLAN इधर से जा रहे हैं, और कभी भी कोई लिंक मेरा फेल हुआ तो सारा VLAN ऑटोमेटिकली दूसरे लिंक के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, इसको चेक करते हैं। इसको चेक करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले
हम अपने इस स्विच के अंदर जाते हैं और यहाँ पे एक छोटा सा चेंज करेंगे, जिसकी बात हम लोग कर रहे थे कि कैसे हम लोग मल्टीपल रूट ब्रिज क्रिएट कर सकते हैं। तो 30 और 40 के लिए मैं बोलता हूँ कि मेरा इस लिंक से जाए, तो इसको मैं रूट ब्रिज बना दूंगा। तो इस टोपोलॉजी के अंदर जितने भी 30 और 40 के विलेंस की इन्फॉर्मेशन होगी वो इसके पास आएगी और इसके पास से अपना कोर स्विच तक जाता रहेगा। तो इस लिंक से, क्योंकि इस स्विच से डायरेक्टली कनेक्टेड पोर्ट मेरा ये है, तो इसके इन दोनों लिंक्स के लिए जो मेरा एक्टिव लिंक ये हो जाएगा और 10 और 20 विलेन के लिए एक्टिव लिंक ये हो जाएगा। ठीक है, तो इसको मैं करते हैं, कैसे करेंगे। स्पैनिंग ट्री VLAN नंबर 30 के लिए प्रियोरिटी। अब प्रियोरिटी को हमने बोला था कि 4096 के मल्टीपल में, ये देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि इसका जो इंक्रीमेंट होगा 4096 के हिसाब से होगा। तो या तो मैं यहाँ पे 4096 डाल दूं या फिर 4096 को 2 टाइम कैलकुलेट कर लूं। मींस मेरे को CALC 32768 से कम नंबर रखना पड़ेगा, क्योंकि डिफॉल्ट में 3276869 इस तरह की वैल्यू ऑलरेडी इसके अंदर बनी हुई है और उसी को कैलकुलेट करके रूट ब्रिज बना हुआ है। तो यदि मैं 4096 की बात करूं मल्टीप्लाई बाई यदि मैं 2 करूं तो इसका नंबर आता है 8192। ठीक है, तो 8192 वैल्यू यदि मैं यहाँ पे असाइन कर देता हूं, वैल्यू यही है क्या मेरी 8192 8192 और एंटर करें। दूसरे VLAN के लिए भी 40 के लिए भी मैं यही प्रायोरिटी कर देता हूं, इसको करता हूं सेव। अब मैं यहाँ पे चेक करूं तो मेरा स्पैनिंग ट्री में चेंज होना चाहिए। अब क्या चेंज हुआ होगा उसको चेक करते हैं। डू शो स्पैम, या तो इंस्टेंट चेंज हो गया होगा या तो फिर हमको 50 सेकंड के आसपास टाइम देना पड़ेगा। चेक करें, VLAN 1 के लिए मेरा ये जो स्विच है रूट ब्रिज नहीं बना है, कहीं भी ऐसे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आ रही। दो तरह से चेक कर सकते हैं, यहाँ का मैक एड्रेस अलग है और यहाँ का मैक एड्रेस अलग है, मीन्स ये स्विच तो रूट ब्रिज नहीं हो सकता। और कहीं भी दिस इज द रूट ब्रिज लिख के भी नहीं आ रहा है। VLAN 10 के लिए भी सेम चीज हो रही है, 20 के लिए भी सेम चीज हो रही है। 30 और 40 के लिए देखें तो 30 के लिए देखो दो चीजें हो रही है, दिस इज द रूट ब्रिज और यहाँ पे जो मैक एड्रेस आ रहा है वो सेम मैक एड्रेस यहाँ भी आ रहा है। 40 के लिए भी यही चीज हो रही है, दिस इज द रूट ब्रिज और यहाँ जो मैक एड्रेस आ रहा है वही सेम मैक एड्रेस आपका रूट सेंडर ब्रिज आईडी के अंदर भी आ रहा है। तो आप अभी इस केस में क्या हो गया कि ये स्विच मेरा दो VLANs के लिए रूट ब्रिज बन गया और ये स्विच दो VLANs के लिए रूट ब्रिज बना हुआ है। तो मेरा जो ये ऑप्शन था कि ये मल्टीपल रूट ब्रिज को अलाउ करता है पर VLAN के हिसाब से, वो मेरा यहाँ पे क्लियर हो गया। अब ये लोड बैलेंसिंग हमें कैसे देगा इसकी बात करते हैं। तो हम इसको यहाँ पे लेके आते हैं, वैसे ही जैसे मैंने यहाँ पे दो पिंग रिस्पॉन्स लगाए थे, वापस से मैं पिंग रिस्पॉन्स लगाऊंगा। यहाँ पे जाते हैं -n और ये एंटर करते हैं। अगले स्विच में मैं आता हूँ, इसको मैं करता हूँ ब्रेक और फिर से इसका पिंग लगाता हूँ और पिंग आने देते हैं। अब होगा क्या, मैजिक देखिएगा और समझिएगा कि PBST कैसे हमें मैजिक दिखाता है। इनमें से कभी भी एक लिंक को मैं डाउन करूं, थोड़ा सा पिंग मुझे उस हिसाब से लगाना पड़ेगा, तब वो मैजिक का मजा आ पाएगा। कैसे, इसको मैं स्टॉप करता हूँ। यहाँ पे मुझे पिंग लगाना पड़ेगा, एक VLAN 30 या 40 में से किसी एक IP को पिंग करूं जिसका इंफॉर्मेशन इस VLAN से पास हो रही है, इस ब्रिज स्विच के थ्रू पास हो रही है और एक लगाऊं मैं इनमें से किसी एक को। तो मैं यहाँ पे आता हूँ और जो पिंग लगाता हूँ, हम देख पा रहे हैं कि ये VLAN 10 का IP पिंग कर रहा है, ये है VLAN 10 का IP। ठीक है, इस स्विच के ऊपर आते हैं और पिंग पे आते हैं। दूसरा मेरा VLAN 40 मींस एक VLAN यूजर VLAN का है और इस VLAN के लिए मेरा रूट ब्रिज ये है और ऊपर वाले VLAN के लिए रूट ब्रिज ये है। अब चेक करते हैं कि यहाँ पे इम्पैक्ट क्या आता है। दूसरा कम्युनिकेशन भी इसको थोड़ा सा ऐसे कर देते हैं और अपने यहाँ पे आते हैं, इनको सबको सामने रखते हैं। यहाँ पे वापस से मैं एग्जिट करके अपने इंटरफेज फास्ट इथरनेट 0 बाई फास्ट इथरनेट नहीं, GI 1/0/2 को यदि मैं बंद करूं तो मेरा VLAN 30 और 40 जो जिसकी इंफॉर्मेशन इस वाले रूट ब्रिज से ऊपर की तरफ जा रही है उसके ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि इसकी इंफॉर्मेशन तो यहाँ से जा रही है और अभी जो मैं शट डाउन कर रहा हूँ वो इस पोर्ट को कर रहा हूँ, इसको नहीं कर रहा हूँ। तो चेक करते हैं कि होता क्या है। इसके ऊपर मैं गया और इसको किया मैं शट करते ही क्या इम्पैक्ट आता है। 48.1 का कम्युनिकेशन मेरा कुछ गड़बड़ हुआ,
वापस से चेक करते हैं गड़बड़ कहाँ पे हो रहा है। इसको मैं कर देता हूँ नो शट वापस से, और जो 2 पिंग मेरे चल रहे थे उनको चेक करता हूँ। यहाँ पे आता हूँ इंटरफेस GI 1/0 सॉरी इंटरफेस GI 1/0/1 पे आता हूँ और इसको मैं करता हूँ शट। तो क्या इम्पैक्ट पड़ता है ये देखते हैं, फिर इसकी बात हम आगे करते हैं। अभी दोनों विलेन की इंफॉर्मेशन मेरे इसी पोर्ट से जा रही है, क्योंकि विलेन 20 और 30 दोनों, 20 भी मेरा, विलेन 10 भी मेरा बंद हुआ और विलेन 40 भी मेरा बंद हुआ। नो शट करते हैं। ऐसा हो क्यों रहा है? डू शो स्पैन करते हैं। ये एक्चुअली सिमुलेटर में कभी कभी ऐसा हो जाता है कि लोड बैलेंसिंग प्रॉपर अपनी चेक नहीं हो पाती है, बट कि एक्चुअल में होना यही चाहिए था। क्या होना चाहिए था कि जैसे मैं इस पोर्ट को मैं शट डाउन करता हूं तो मेरा 30 और 40 की इंफॉर्मेशन तो पहले इससे डायरेक्ट जा रही थी, क्योंकि ये जो स्विच है ये रूट ब्रिज बना हुआ है 30 और 40 के लिए, तो सारी विलेन की इन्फॉर्मेशन यहाँ से में जाएगा और ये इन्फॉर्मेशन इसके पास आना चाहिए, और यहाँ से ये कनेक्शन मेरा स्टेबल था तो कोर तक वो अपना कनेक्शन बना रहा है। तो प्रॉपरली यहाँ पे क्या है कि 30 और 40 का कम्युनिकेशन ब्रेक नहीं होना चाहिए था, जबकि इसको यदि मैं बंद करूं तो 10 और 20 का बंद हो जाना चाहिए था, 30 और 40 का बंद ना हो। जब इसको मैं बंद करूं तो 30 और 40 का कम्युनिकेशन ब्रेक हो जाए, बट 10 और 20 का कम्युनिकेशन ब्रेक ना हो। और मुझे सेम चीज यहाँ पे दिखा भी रहा है 30 और 40 के लिए। यदि हम देखें तो VLAN 30 पे आते हैं। VLAN 30 के लिए मेरा जो रूट ब्रिज है वो GI ये बना हुआ है, ठीक है, मीन्स ये ट्रैफिक मेरा सारा इससे फॉरवर्ड हो रहा है। हो यहाँ पे एक गड़बड़ है। गड़बड़ क्या है? ये मेरे रूट ब्रिज बना ही नहीं है अभी। यदि ये रूट ब्रिज बन जाता तो होता क्या? कौन से स्विच के ऊपर मैं चेक कर रहा हूँ, इसके ऊपर आते हैं, डू शो स्पैन। हालांकि बंद तो गया था, एक बार चेक करते हैं। बंद तो गया है, सॉरी मैं गलत स्विच के ऊपर चेक कर रहा था। यहाँ पे सारे पोर्ट्स इसके डेजिग्नेटेड पोर्ट हो गए। डेजिग्नेटेड पोर्ट हो गए मीन्स ये रूट ब्रिज बन गया, और यहाँ लिख के भी आ रहा है दिस इज द रूट ब्रिज। यहाँ भी सेम चीज हो रहा है, 40 के लिए भी दिस इज द रूट ब्रिज, और ये मेरा ब्लॉकिंग स्टेट पे है। तो अभी के केस में यहाँ पे हम देखते हैं डू शो स्पैन, जो मेरा डू शो स्पैन, सॉरी डू शो स्पैनिंग ट्री करते हैं तो 30 और 40 के लिए रूट ब्रिज नहीं होगा, बराबर है। 40 के लिए रूट ब्रिज नहीं है और ये 30 के लिए रूट ब्रिज नहीं है। 10 और 20 के लिए रूट ब्रिज होगा ये, तो 20 के लिए भी रूट ब्रिज है। कॉन्फ़िगरेशन सब कुछ अपना ओके है। सिमुलेटर्स में एक बार कभी कभी प्रॉब्लम हो जाती है, तो इसको क्रॉस चेक करने के लिए मैं थोड़ा सा पॉज लूंगा और चेक करता हूँ कि कहाँ पे इश्यू आ रहा है, और वापस बैक होके आपको बताता हूँ। वेलकम बैक फ्रेंड्स। तो सारा ट्रबल शूट करके मैंने देखा कि जस्ट ये सिमुलेटर की वजह से मुझे इस टाइप का प्रॉब्लम दे रहा है। मेरा कॉन्फ़िगरेशन सब कुछ ओके है, तो मैंने एक फटाफट वापस से टोपोलॉजी सेम टाइप का क्रिएट किया, तो उसमें सारी चीजें प्रॉपर चल रही हैं, कोई चेंज नहीं किया। जस्ट आपको मैं दिखा देता हूँ, सारा कॉन्फ़िगरेशन जैसा मेरा पहले था सेम अभी भी उसी तरह है। शो स्पैम, शो स्पैनिंग ट्री करेंगे आप तो 10 और 20 के लिए ये मेरा रूट ब्रिज नहीं है। 30 और 40 के लिए आप देखेंगे तो ये मेरा रूट ब्रिज बना हुआ है और ये मेरा रूट ब्रिज बना हुआ है। इसी तरह जब जस्ट आप यहाँ पे आएंगे और इसको आप चेक करेंगे शो स्पैनिंग ट्री, तो ये मेरा 10 के लिए बना हुआ है और 20 के लिए बना हुआ है, बट 30 और 40 के लिए ये रूट ब्रिज नहीं बना हुआ है। अब होगा क्या, जैसे ही मैं सपोज या तो मैं अपने इस स्विच के ऊपर आऊं, जिस स्विच के थ्रू पहले मैं वैसे ही पिंग लगा लेता हूं। यहाँ पे मैं पिंग करता हूँ 10.127.48.1-n 1000 टाइम। दूसरे स्विच के थ्रू मैं यहाँ से पिंग लगाता हूँ
इसको आईपी नहीं मिले, इसका VLAN का कुछ प्रॉब्लम होगा, देख लेंगे बाद में। इसके ऊपर प्रॉपर आईपी मिल रही है। यहाँ पे पिंग लगाता हूँ, पिंग 10.127.40.1-n और ये करते हैं 1000 टाइम एंटर। अब होगा क्या, एक ये पिंग और एक ये पिंग हमने लगा दिया। एक VLAN 10 का है, एक VLAN, ये VLAN 10 का है और ये VLAN 4T का है। अब VLAN 10 और 20 इसको लर्न हो रहे हैं, लर्न तो इसको यहाँ से भी हो सकते हैं, यहाँ से भी हो सकते हैं, बट अभी के केस में क्या हो रहा है कि ये रूट ब्रिज है 10 और 20 के लिए, और 30 और 40 के लिए रूट ब्रिज ये बना हुआ है। तो मैं यदि इस स्विच पे आता हूँ जो P2P कनेक्टेड है डायरेक्टली अपने कोर स्विच के साथ, और कॉन्फ़िग T पे आता हूँ, CONFT, इंटरफेस करता हूँ GI0x2 से उस पोर्ट के ऊपर जो इसके रूट पोर्ट से ये GI0x2 ऊपर है। ओके ठीक है, GI0x2 GI0x1 0x2 ठीक है। 0x2 यहाँ से जहाँ से इसका ट्रैफिक इधर से लर्न हो रहा है, इसको भी बंद करके देख सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। तो इसको जैसे ही मैं यहाँ पे शट करता हूँ तो क्या इम्पैक्ट पड़ता है, फटाफट यहाँ पे आते हैं और देखते हैं कि इम्पैक्ट क्या पड़ा। अभी देखिए जब GI0x2 को मैं बंद करता हूं तो मेरा 40.1 का ट्रैफिक बंद हो जाता है, क्योंकि ये इसका जो ये पोर्ट को बंद कर देने की वजह से जो यहाँ से ट्रैफिक जा रहा था इसके पास, ये ट्रैफिक किसका है 30 और 40 का है, तो 30 और 40 का ट्रैफिक इसके पास जा रहा था, फिर इसके पास जा रहा था। तो इसको जैसे ही शट डाउन किया तो इसका ट्रैफिक देखिए मुझे यहाँ से सेशन ब्रेक हो गया, बट 48.1 का इसी को बंद हमने कर दिया, बट 40.1 का इसलिए ब्रेक नहीं हो रहा क्योंकि इसके लिए जो रूट ब्रिज है वो रूट ब्रिज ये बना हुआ है, और उसकी इन्फॉर्मेशन हो सकता है कि दूसरे पाथ से जाके वहां पे लर्न कर रहा हो, या इस पाथ से जाके इस पाथ पे आके यहाँ आके यहाँ से जा रहा हो। वो तो कॉस्ट वगैरह एक एक चीज को चेक करेंगे तो पता चलेगा। बेसिकली मैं बताना चाह रहा था कि यहाँ पे जो लोड बैलेंसिंग हो रही है वो कैसे हो रही है। जैसे ही मैंने एक पोर्ट को बंद किया तो मेरा एक लिंक का ट्रैफिक डाउन हुआ, दूसरे लिंक का ट्रैफिक प्रॉपर चल रहा था, और ऑटोमेटिक विद इन 50 सेकंड ये मेरा दोनों लिंक का जो ट्रैफिक है वो रिस्टोर हो गया। एक बार वापस से दूसरा करके देखते हैं। वापस से मैं इस स्विच के ऊपर आता हूं और इसको मैं करता हूं नो शट, और इस बार मैं इंटरफेस GI0x1 पे जाता हूं और इसको करता हूं शट। थोड़ा सा ये मेरा लिंक स्टेबल हो जाए, पहले कन्वर्जन के लिए हम टाइम दे देते हैं। एक्चुअली अभी हमने जस्ट इसको नो शट किया तो ये कन्वर्ट होके कन्वर्जन वगैरह करके और अप इस स्टेट पे आ जाए, उसके बाद इसको नो शट करते हैं। तो उसके लिए वापस से मुझे एक मिनट के आसपास रुकना पड़ेगा। और गाइस मैं यहाँ पे एक छोटी सी चीज आपको और बताना चाह रहा था एक्चुअली आज के इस टॉपिक में, एक रियल इन्वायरमेंट के अंदर कैसे STP या RSTP वर्क करते हैं वो चीज मैं दिखाना चाह रहा था। तो अभी मैं जिस लोकेशन में बैठा हूँ मेरे पास यहाँ पे नेटवर्क अवेलेबिलिटी का थोड़ा सा प्रॉब्लम है, जो मेरा रियल डिवाइस है वहां से मैं अभी रीच नहीं कर पाऊंगा। तो मैं कोशिश करूंगा कि बाद में एक छोटा सा 1 या 2 मिनट के से एक लेक्चर बना के और अलग से अपलोड कर दूं आप लोगों की जस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए। ज्यादा डिटेल्स नहीं वहां पे दिखा पाऊंगा क्योंकि IP एड्रेसेस और कुछ चीजों का थोड़ा सा इशू रहेगा, वो चीजें कॉन्फिडेंशियल होती है और उनको शेयर नहीं कर पाऊंगा। बट अब यहाँ पे मैं इसको करता हूँ शट डाउन। जैसे मैंने शट किया तो अब देखते हैं इस बार क्या इम्पैक्ट पड़ता है, कौन सा लिंक मेरा डाउन होता है। वापस से मेरा सेम लिंक डाउन हुआ 40.1, क्योंकि देखिए कन्वर्जन होने के बाद कौन सा रूट पोर्ट बन जाएगा, कौन सा डेजिग्नेटेड पोर्ट बन जाएगा उस दूसरे लिंक की तरफ से, उसको कॉस्ट कहां से कैलकुलेट कर रहा है। तो इस तरह आप देख पा रहे हैं कि मेरा जब भी किसी एक नेटवर्क के अंदर, जैसे इस नेटवर्क के अंदर यहाँ पे मैंने भी टोपोलॉजी में चेंज किया, तो जैसे इस टोपोलॉजी को चेंज किया, मींस इस पोर्ट को मैंने शट डाउन किया, तो हो क्या रहा है कि एक मेरा VLAN का ट्रैफिक तो प्रॉपर जा रहा है, बट एक VLAN का ट्रैफिक जो है वो डाउन हो जा रहा है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि मैनेजमेंट VLAN का ट्रैफिक जो मेरा है वो अप रहता है और जो यूजर VLAN का ट्रैफिक है वो डाउन होता है। ऑटोमेटिक इसका ट्रैफिक दूसरे लिंक के थ्रू शिफ्ट होगा और उसका कम्युनिकेशन कोर के थ्रू होने लगेगा विद इन 1 मिनट, विद इन 50 सेकंड। तो जैसे ही 50 सेकंड हो गए देखिएगा ये स्टेबल हो जाएगा और यहाँ से मेरा कम्युनिकेशन होने लगेगा। ये देखिए विद इन 50 सेकंड, और यहाँ पे ये 40 भी होगा, थोड़ा सा टाइम 1 मिनट के आसपास बढ़ भी गया होगा। यदि 39 रहा होगा तो 40 हो जाएगा, मैं एक्चुअली देखा नहीं था, और यदि 40 रहा होगा तो 41 हो जाएगा। तो इस चीज को थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ये मेरा इस टाइप से मुझे PBST के अंदर
लोड बैलेंसिंग मिलती है। वापस से मैं इस लिंक को यहाँ पे नो शट करता हूँ और इस कॉन्फ़िगरेशन को करता हूँ सेव। अब मेरी जो लास्ट चीज डिस्कस करने के लिए रह गई आरएसटीपी। आरएसटीपी का कन्वर्जन वर्किंग प्रोसेस सारा कुछ ईच एंड एवरीथिंग पीवीएसटी की तरह ही है, बट इसका कन्वर्जन टाइम थोड़ा सा फास्ट है। तो मुझे यदि अपने नेटवर्क के ऊपर पीवीएसटी कॉन्फ़िगर हटा के आरएसटीपी कॉन्फ़िगर करना है तो उसके लिए क्या करना रहेगा, मैं अपने कोर स्विच के ऊपर जाता हूं और यहाँ पे CONFT जिन स्विचेस के ऊपर, ऐसा नहीं है कि आप कोर में यदि RSTP कर रहे हैं तो बाकी में भी RSTP करना ही पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। एक ही टोपोलॉजी के अंदर आप दोनों प्रोटोकॉल्स को पैरेलली रन कर सकते हैं। आप सोच रहे हो कि 2 स्विचेज के अंदर मेरा PVST चलता रहे और 2 स्विचेज के अंदर मेरा RSTP चलता रहे, तो वो पॉसिबल है, वो करके भी देख लेते हैं। अभी मैं कोर स्विच के अंदर गया और स्पैनिंग ट्री का मोड मैं चेंज क्वेश्चन मार्क करेंगे तो आप देखेंगे PVST या रैपिड PVST। तो मैं रैपिड PVST चलाना चाह रहा हूँ, इसको मैं डू राइट करता हूँ और डू शो स्पैनिंग ट्री करूंगा तो सॉरी डू शो स्पैनिंग ट्री करूंगा तो यहाँ पे कुछ गड़बड़ कर रहा हूँ क्या मैं, यस, डू शो स्पैनिंग करूंगा तो आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे ये RSTP प्रोटोकॉल मेरा कॉन्फ़िगर होगा। IEEE 8021D, अभी यहाँ पे IEEE का स्टैंडर्ड मुझे नहीं दिखा रहा है, या तो IEEE का स्टैंडर्ड 8021W दिखाएगा या फिर उसका नाम आ जाएगा, तो मैं समझ जाऊंगा कि वो RSTP है, क्योंकि RSTP का स्टैंडर्ड 8021.1W होता है, या उसका नाम ही यहाँ पे आ रहा है। तो हम यहाँ इस तरह से कॉन्फ़िगरेशन को यहाँ पे हम लोग इसको कर सकते हैं और इसको कॉन्फ़िगरेशन को सेव कर देते हैं। अब होगा क्या, यहाँ पे सेम चीजें होंगी, जैसे मैं अपने एक लिंक को डाउन करूंगा मेरा कन्वर्जन थोड़ा सा फास्ट हो जाएगा और मुझे उसी तरह से रिडंडेंसी और सारी चीजें मिलती रहेंगी। तो मैं वापस से अपने इस स्विच के ऊपर आता हूँ और यहाँ पे इंटरफेस GI 1/0/1 पे यदि मैं आऊं और इसको करूं मैं शट, तो इम्पैक्ट आएगा मेरे किसी ना किसी एक लिंक के ऊपर। ये मेरा एक लिंक जो यूजर VLAN का था ये बंद होगा, बट ये 50 सेकंड तक नहीं जाएगा। अभी देखिए 42 पे मैंने किया है, तो विद इन 10 सेकंड के अंदर ये कन्वर्जन हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं कि पीवीएसटी का कन्वर्जन के लिए हमको लगभग 50 सेकंड चाहिए और इसके कन्वर्जन के लिए 5 to 10 सेकंड के बीच में RSTP कन्वर्ट करके आपको कन्वर्जन करके और आपका लिंक वापस रिस्टोर करके आपको यूज करने के लिए, आपको डेटा ट्रैफिक को फॉरवर्ड करने के लिए देता है। तो हो सकता है कि ये सिमुलेटर में एकदम एग्जैक्टली टाइम मैच ना करे, ठीक है, क्योंकि सिमुलेटर्स और रियल डिवाइस रियल इन्वायरमेंट में थोड़ा सा डिफरेंट होता है, बट उससे कन्वर्जन फास्ट होगा, ये चीज की श्योरिटी है। यहाँ पे जो डाउन, या तो आप इसको ऐसा भी कर सकते हैं कि जब आपको रिक्वेस्ट टाइम आउट है तो उसको कैलकुलेट कर लें कि मुझे यहाँ पे रिक्वेस्ट टाइम आउट कितने आ रहे हैं और यहाँ पे रिक्वेस्ट टाइम आउट कितने आ रहे हैं, ठीक है। ये देखिए जस्ट मेरे 8 से 10 रिक्वेस्ट टाइम आए, एक रिक्वेस्ट टाइम यदि 1 मिनट का भी मैं मान के चलूं तो सॉरी 1 सेकंड का भी मान के चलूं तो लगभग 10 सेकंड के अंदर कन्वर्जन करके मुझे इसने दे दिया और मेरा लिंक वापस यहाँ पे अप हो गया। अब इसको मैं वापस नो शट करता हूँ और डू राइट करता हूँ। तो ये कुछ इस तरह का कन्वर्जन था जो यहाँ पे हम लोगों ने सारी चीजों को देखा। इसी चीज को हम पीछे अपने इस लाइव में कर रहे थे, सेम कॉन्फ़िगरेशन सेम चीज थी, बट सिमुलेटर कभी कभी प्रॉब्लम कर सकता है। सेम टोपोलॉजी मैंने बनाया और सारी चीजों को रन किया, तो दूसरी टोपोलॉजी में सेम कॉन्फ़िगरेशन में मेरी सारी चीजें प्रॉपर चल रही हैं। तो आई होप गाइज ये STP का लेक्चर आपको पसंद आया होगा और सारी चीजें प्रॉपरली समझ में आई होंगी कैसे पीवीएसटी आपके नेटवर्क में काम करता है। और आज हम लोगों ने जो टॉपिक के ऊपर बात की, बीपीडीयू पैकेट के अंदर जो इन्फॉर्मेशन होती है उनकी बात की, फिर स्विच पोर्ट स्टेट की बात की, स्विच पोर्ट रोल के बारे में बात किया, पीवीएसटी के सारे कंडीशंस को हमने मैच किया और प्रॉपर चेक किया, आरएसटीपी को कॉन्फ़िगर किया और चेक किया। तो आई होप गाइस सारे ये टॉपिक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका एक बार दो बार आप अलग अलग टाइप की लैब, अलग अलग टाइप के सिनारियोज लेके वहां पे बनाइए, पीवीएसटी कॉन्फ़िगर कीजिए, आरएसटीपी कॉन्फ़िगर कीजिए, फिर पूरे प्रोटोकॉल में पीवीएसटी, पूरे टोपोलॉजी में पीवीएसटी को हटा के आरएसटीपी ही पूरे टोपोलॉजी में चलाइए। फिर दोनों प्रोटोकॉल्स को पीवीएसटी और आरएसटीपी को भी पैरेलली रन करिए, जैसा मैंने भी करके आपको दिखाया, और एक एक पोर्ट्स की इंफॉर्मेशन को चेक करिए कि रूट पोर्ट कैसे बन रहा है, उसकी कॉस्ट वगैरह कैसे चेंज हो रही है। ये सारी चीजों को आप पढ़िए और समझिए। तो ठीक है गाइस, आई होप आप लोगों को सारी चीजें पसंद आई होंगी और ये एसटीपी का जो लैब है आपको समझ में आया होगा। इसी एक्सपेक्टेशन के साथ इस लेक्चर को मैं यहीं पे बंद करता हूं और मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।